की कार्रवाई हम देख रहे थे, प्रश्नकाल वहाँ पर चल रहा है और एक बार फिर नोक-झोंक हुई स्पीकर में व संसदीय कार्य मंत्री में और सदस्यों में, विपक्षी सदस्यों में। एक बार फिर समझाया स्पीकर ओम बिरला ने कि किस तरह से पीठ का, यानी जो चेयर कर रहा है, यानी सीधी बात की स्पीकर का सम्मान किस तरह से होना चाहिए, वो उन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी होता है। दरअसल वही बात विपक्षी नेता भी उनको बताने की कोशिश कर रहे थे, जो कल चाहे वो अभिषेक बनर्जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी, कि यहाँ पर जो सदन में बैठे हुए जितने भी सदस्य हैं वो चाहे किसी पार्टी के हैं, अध्यक्ष की निगाह में वो सब बराबर होते हैं, क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं होता है। तो शायद ओम बिरला जी ये तो समझ रहे हैं कि सदस्यों को क्या व्यवहार करना चाहिए, लेकिन खुद स्पीकर को क्या करना चाहिए उसको अभी वो कम समझ पाए। मसला तो यही है कुल मिला के समीर जी, और सदन की व्यवस्था जो बार बार बिगड़ रही है वो इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि दोनों सदनों के सभापति जो हैं, मतलब इधर स्पीकर साहब और उधर उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं, दोनों अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस पद पर बैठे हुए हैं। वो स्वयं को अभी भी प्रतिबद्ध स्वयंसेवक समझ रहे हैं। तो भाई आप शाखा में जाइए तो वहाँ आप स्वयंसेवक रहिए, अच्छी बात है, वहाँ आप रहेंगे, लेकिन सदन के अंदर जब आप आए हैं और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं तो आप एक सामान्य सदस्य भी नहीं हैं। आपके ऊपर सदन को संचालित करने की जिम्मेदारी है और भेदभाव से ऊपर उठकर पक्षपात रहित होकर के आपको काम करना चाहिए और काम ही नहीं करना चाहिए, ऐसा पक्षपात रहित काम करते हुए दिखाई भी देना चाहिए। तो वो जिसमें कि आप बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। अब जैसे कल अब मसला आया और आज उठ करके जो है वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए, उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने ये कहा कि चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी इस तरह की बातें करें तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के व्यक्ति नहीं, अभिजीत गांगुली जो अभिजीत गंगोपाध्याय जो पहले जज भी रहे हाई कोर्ट के, जब वो उन्होंने था वो जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया अभिषेक बनर्जी को लेकर के, उसी पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, आज भी उसी पे हुआ। इसको लेकर के भी अभी भी जब बात रख रहे थे अपनी ओम बिरला साहब, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उसे सदन की कार्रवाई से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। अब ये संसदीय शब्द है कि जो निकालने के लिए शायद कहा उन्होंने कि उसको हम एक्सपेंस तो करेंगे ही, लेकिन इस तरह का बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने नाम नहीं लिया, चूंकि, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो किसी विपक्षी सदस्य ने कहा होता तो उसको सिर्फ नाम ही नहीं लिया होता, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई की होती। आप देखिए अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता थे पिछली लोकसभा में और उनको बाकायदा निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया जी। और वो माफ़ीनामे के बाद फिर जो थे वो हुआ, जाकर के प्रस्ताव आया। तो अगर ये कोई होता विपक्ष का तो इस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होती। तो मुझे लगता है कि अब वो जो चीज़ मुझे लगती है, जरूरी थोड़ी है कि वो ओम बिरला को भी लगे या जगदीप धनखड़ को भी लगे, लेकिन दोनों लोगों को निष्पक्ष होकर के, चूँकि इतिहास लिखा जा रहा है। समीर जी, आज आपको लगता है कि आज आप भारतीय भाजपा के कार्यकर्ता की तरीके से आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मोदी जी आपको शाबाशी देंगे चूँकि मोदी जी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं, तो आप उसमें सहायक बन रहे हैं। स्पीकर की कुर्सी भी बचाई, दोबारा इनको बनाने में उन्होंने पूरी, उनकी कोशिश यही थी कि यही बने, कोई दूसरा कैंडिडेट। हाँ, तो अब अभी आपको खुशी हो सकती है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में आपको बहुत खराब शब्दों में लिखा जाएगा कि आपने निष्पक्ष होकर के आपने सदन का संचालन नहीं किया, बल्कि आप सत्ता पक्ष के एक तरीके से पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते रहे। तो ये खैर उनका मसला है और ये उनको तय करना है क्या करना है। उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, वो सीपीएम के नेता थे, लेकिन जब सीपीएम ने सरकार से, यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया और स्पीकर से कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, उन्होंने कहा अब मैं पार्टी का नेता नहीं हूँ। उनका पार्टी का नेता नहीं, अब मैं स्पीकर हूँ तो अब स्पीकर रहूँगा, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जबकि बहुत ज़्यादा सख्त मतलब पार्टी ने कहा, और एक तरह से कहा जाए कि उनका जो फिर बाद में था पॉलिटिकल कैरियर अगर देखा जाए तो वो ख़त्म ही हो गया सोमनाथ चटर्जी का। फिर चुनाव ही नहीं लड़ रहे वो, फिर लड़ गया चूँकि वो, और पार्टी को भी फिर बाद में हालांकि जाकर के अपनी गलती का एहसास हुआ, माफ़ी मांगी गई, लेकिन उनके मृत्यु तक जो था वो ये सदमा जो था वो उनको सोमनाथ चटर्जी को लगा रहा। लेकिन उन्होंने अपने जो संसदीय परंपरा थी, जो पद की गरिमा थी, उसका उन्होंने ख्याल रखा। मुझे लगता है कि ओम बिरला साहब को या जगदीप धनखड़ साहब को भी इसी तरीके से कम अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जगदीप धनखड़ साहब तो बता चुके हैं कि वो जो है वो उनकी झुकने की आदत है, वो सबके सामने झुके रहते हैं। ओम बिरला साहब बता चुके हैं कि वो बुजुर्गों के सामने झुकते हैं। अब वो बुजुर्गों के सामने झुकते हैं तो मोदी जी के सामने झुकते हैं, मगर मोदी जी से 1 साल बड़े राजनाथ सिंह के सामने नहीं झुकते हैं, राष्ट्रपति के सामने नहीं झुकते हैं। तो अब उनके सामने, मोदी जी के सामने क्यों झुकते हैं, बिरला साहब ही बता सकते हैं। लेकिन जो कल का हम लोगों ने कन्वर्सेशन देखा, अभी हम लोगों ने सुना भी था, हम एक बार उसको फिर से सुनवाना चाहेंगे, जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ। तो अभिषेक बनर्जी के सवालों का जवाब बिरला साहब के पास नहीं था। अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर कहा, बहुत ही पोलाइट तरीके से, शिष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि आप जब यहाँ पर, मुझे तो आप 2016 की नोटबंदी के लिए कह रहे हैं कि ये पुरानी
पुरानी बात हो गई, इसको छोड़ दो, आप बजट पर चर्चा करो। लेकिन इसी सदन में जब 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी बात होती है और तब के प्रधानमंत्री की बात होती है या फिर इमरजेंसी की बात होती है, तब आप नहीं टोकते हैं। इसका जवाब नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब भी ओम बिरला को स्पीकर के तौर पर सोचना चाहिए। और यह कि विपक्षी सदस्य अगर उंगली उनके ऊपर उठा रहे हैं, खुलेआम उठा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं कि स्पीकर के ऊपर सीधे उंगली उठाए जाए। स्पीकर का सदन में इतना सम्मान होता है कि जो भी मेंबर होता है, किसी भी पार्टी का हो, वो सदन के भीतर घुसते, प्रवेश करते समय और बाहर जाते समय वो अभिवादन करके जाता है, सिर झुका करके उसको प्रणाम करके जाता है। यह स्पीकर का सम्मान होता है। तो जाहिर सी बात है कि उस स्पीकर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उस गरिमा को उसको महसूस करना चाहिए। और अगर ये मेंबर्स की शिकायत है, सदस्यों की शिकायत है, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर भी पीड़ा है कि जो स्पीकर वहां बैठे हुए हैं वो शायद अपने पद की गरिमा को महसूस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सदस्यों की यही पीड़ा, बाबा यही कहा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने भी जो कहा, जो याद दिलाया, वो यही याद दिलाया कि आप जो है वो स्पीकर की गरिमा के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं और आप मुझको टोक रहे हैं 5 साल पुरानी बात कहने पे या 6 साल पुरानी बात कहने पे, लेकिन 50 साल पुरानी इमरजेंसी पे आप खुद जो टिप्पणी करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पंडित नेहरू का 60 साल पहले का जो जिक्र करते हैं उसको लेकर के आपको कोई आपत्ति नहीं होती। तो ये उन्होंने सवाल किया, तो जाहिर सी बात है कि ये गंभीर सवाल है और अगर हम लोग कल वो उस घटना को फिर से सुनवा सकते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा उसको एक बार फिर से अगर रिपीट कर दिया जाए। एक बार अगर वो अभिषेक बनर्जी और इनके जो बातचीत हुई है स्पीकर के साथ, अगर एक बार हम लोग उसको फिर से सुने तो देखते हैं कि क्या उन्होंने, अभिषेक बनर्जी ने किस तरीके से कहा है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि आज स्पीकर जब सदस्यों को हिदायत दे रहे थे तो क्या उन्होंने उस बात का खुद ध्यान रखा है या नहीं। एक बार सुनते हैं कि कल पार्लियामेंट में अभिषेक बनर्जी और ओम बिरला के बीच में क्या बातचीत हुई। So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. T for tragedy. माननीय सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। तो ये रहा जो कल की बातचीत रही और आज भी ये सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, प्रश्नकाल चल रहा है। और इस बीच में जो 2 सदस्यों ने, कांग्रेस पार्टी के 2 मेंबर्स ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, गौरव गोगोई ने दिया है, जो ट्रेन हादसे लगातार हो रहे हैं उस पर विशेष चर्चा के लिए उन्होंने नोटिस दिया है। कांग्रेस के चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने भी नोटिस दिया है। क्या अपडेट है अमलेदु जी इस पर? अभी ये नहीं आया है कि वो स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुए कि नहीं हुए, अभी इसकी कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन 2 स्थगन प्रस्ताव हैं। एक तो मनीष तिवारी की तरफ से, जैसा हम लोगों ने बताया था, मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव इसको दिया है कि चर्चा इस बात पे हो कि जो चीन की जो सीमा है उस पर क्या स्थिति है, चीन ने किस तरीके से वहाँ अतिक्रमण किया है और चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है। और दूसरा जो चीन के साथ व्यापार घाटा है वो हमारा लगातार क्यों बढ़ रहा है, इस पर चर्चा हो, इसको लेकर के मनीष तिवारी ने दिया है। गौरव गोगोई जो कांग्रेस के उपनेता हैं लोकसभा में, उन्होंने इसको लेकर प्रस्ताव दिया है, स्थगन प्रस्ताव दिया है कि जो लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं उसमें ट्रेनों की सिक्योरिटी को लेकर के क्या चल रहा है और किस तरीके से चिंता है ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर के, इसको लेकर के गौरव गोगोई ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। अब ये प्रश्नकाल के बाद मालूम पड़ेगा कि इसको लेकर के ये प्रस्ताव स्वीकृत हुए कि नहीं। स्पीकर इसको लेकर के क्या व्यवस्था देते हैं। और चूंकि बहुत महत्वपूर्ण जो मामले होते हैं उसके लिए होता है कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है कि बाकी सारी कार्यवाही
कार्यवाही रोक करके उन मामलों पर चर्चा हो। तो जो लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं उसको बहुत महत्वपूर्ण इमरजेंसी का मामला मानते हैं स्पीकर या नहीं मानते हैं, ये तय हो जाएगा। अगर वो प्रस्ताव को पास कर लेते हैं, मंजूरी दे देते हैं इस पर चर्चा कराने की मांग को। और दूसरा जो मनीष तिवारी का प्रस्ताव है कि चीन जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा है और जो व्यापार घाटा है उसका वो लगातार बढ़ रहा है, उसको कितना महत्व देते हैं। तो प्रश्नकाल के बाद ये उस पर फैसला लेंगे स्पीकर, और अगर चर्चा करानी होगी तो चर्चा कराएंगे, नहीं तो फिर बजट पर चर्चा होगी। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि बजट को लेकर के जो लगातार विरोध प्रदर्शन कल सारे दिन पार्लियामेंट में होता रहा, अब वो राज्यों तक पहुंच गया है। सीपीएम जो है वो इस समय तमिलनाडु में चेन्नई में बजट के ये जो बजट है आम बजट उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और बजट में जो इसकी बात भी आपने की कि लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, बजट में रेलवे के लिए जिस दिन बजट पढ़ा गया ये आम बजट मुख्य रूप से उसके जो महत्वपूर्ण बातें उसमें रेलवे का जिक्र नहीं आया। इसको लेकर के बहुत सवाल उठे क्योंकि रेलवे को अब आम बजट में ही मिला दिया गया, पहले तो अलग से उसका बजट आया करता था। ये बता रहा है कि भाई रेलवे को किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि लगातार पिछले कई जो आंकड़े आ रहे हैं कि रेलों की संख्या कम हो रही है, उसमें जो पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या कम हो रही है, बोगीज की संख्या कम हो रही है, और जो तमाम सहूलियतें जो एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है कि अलग अलग वर्ग के लोगों को सुविधाएं दे, बुजुर्गों को दी गई थी और लोगों को सुविधाएं दी गई थी, उन सारी सुविधाओं में लगातार कटौती हो रही। इन सब चीज़ों को लेकर के एक विपक्ष में काफ़ी नाराजगी। और एक और बात को लेकर नाराजगी समीर जी, अभी एक और आदेश आ गया है कि अभी तक होता यह था कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप वेटिंग टिकट लेकर के आप कोच में जा सकते थे, उसके बाद फिर वो टीटी से मिलकर के आप उसको करा सकते थे अगर सीट कोई खाली है, जगह है, वरना आप उसमें कोच में यात्रा तो कम से कम कर ही सकते थे, खड़े होकर भले आप करें। अब ये कर दिया है कि आप वेटिंग टिकट पर भी आप कोच में नहीं घुस सकते और उस पर कई गुना जो है वो वसूला जा सकता है आपसे जुर्माना। यानी कि आपने अब ये परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि आपको अगर जाना है, कहीं जाना है और यात्रा करनी है तो आप महंगा किराया लें, और फिर जो तत्काल के जो टिकट होते हैं और फिर फ्लेक्सी उसमें जो शुरू कर दिया है उसमें समीर जी होता ये कि प्लेन से ज़्यादा किराया रेलवे का कई बार हो जाता है। और होता ये है कि जो किराया 2000 रुपये होता है या 1000 रुपये होता है वो किराया जाकर के 20-20 से 25,000 रुपये तक जाके पहुंच जाता है, और जिस किसी की मजबूरी होती है तो उसको वो जाकर के 25,000 का टिकट खरीदना ही पड़ता है। तो इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं तो रेलवे को लेकर के, इसलिए और रेलवे की सुरक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ही मामला था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जाकर के तब ये हलफनामा दे दिया था कि वो कवच लगा रही है और कवच से ट्रेन दुर्घटनाएं रुकेंगी, और वो कवच अब तक लगे नहीं। लगातार ये सवाल पूछे गए कि जो रेल मंत्री कहलाते हैं, मतलब रेल मंत्री जो रेल बनाते हैं, उनको लेकर के सवाल हुए कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था, बताया था कि वो कवच लगाए जा रहे हैं, वो कवच कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका इस पर दाखिल की गई है कि भाई सरकार ने आकर के हलफनामा दिया था कि वो कवच लगा रही है, लेकिन कवच लगे नहीं हैं, तो सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। तो अब उनका वो हलफनामा जो है उसको निरस्त माना जाए और फिर से सरकार से इस पर सवाल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी रेलवे को लेकर के सरकार फंसी हुई है। दूसरा जो आपने बताया समझिए कि पहले जब रेलवे का बजट अलग से आता था तो उसमें बहुत से प्रावधान होते थे और लोगों को इंतजार रहता था, मुख्य बजट से पहले रेलवे का बजट आता था तो एक ये रहता है कि नई ट्रेनें घोषणा होती थी, नए सुविधाओं की कुछ घोषणा होती थी, कुछ किराए कम होते थे, कुछ किराए बढ़ते थे, तो ये सारी चीज़ में आती थी। अब होता है कि मालूम भी नहीं पड़ता आपको किराए बढ़ने का, तो जैसे मैंने बताया कि वो फ्लैक्स ही कर दिया, आपको मालूम नहीं पड़ता अब किराए के बढ़ने पर चर्चा कैसे होगी। भाई 1000 का टिकट अगर 25,000 का हो गया तो ये किस बजट में आएगा, इसकी कोई चर्चा, और उसके बाद भी घाटे में। तो वही अगर ये इस पर जो सुरक्षा को लेकर के बात की गई है, नोटिस एडजर्नमेंट नोटिस दिया गया है, स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, ये मान लिया जाता है तो इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और बड़ा सवाल ये है कि आप वेटिंग टिकट फिर जारी क्यों करते हैं? अगर आपको जितनी सीटें हैं उतनी ही आपको भरनी है तो उसके बाद फिर जारी नहीं करनी चाहिए। और वेटिंग टिकट अगर जारी हो रहा है तो अगर जिसका नहीं कन्फर्म हुआ तो उसका क्या व्यवस्था हो, ये खैर अगर ये इस पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर ये सारे मुद्दे भी उठेंगे। एक और जो खबर राज्यसभा में कुछ चल रहा है, प्रमोद तिवारी कुछ बात करने राज्यसभा की कार्यवाही अगर हम लोग देख सकें तो राज्यसभा में इस समय प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता कुछ बोल रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना था उनका। जी हाँ, क्या है सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं में होने वाले लगभग 18% कैंसर सर्वाइवल कैंसर के कारण है। शून्य खुराक वाले बच्चों के मामले में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वाले शून्य खुराक वाले बच्चों के मामले में भारत, नाइजीरिया, कांगो, इथोपिया, सूडान और पाकिस्तान दुनिया के सबसे 10 खराब देशों में एक है।
और एक तरफ 2012 को एक दिन 19 फरवरी में यूपीए 2 की सरकार में 17 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का पोलियो टीकाकरण जब हुआ था तो दुनिया ने सराहा था। आज हम 10 सबसे खराब देशों में आ गए हैं और टीके के मामले में भी हमें चयन करना पड़ेगा। जब कोविड हुआ था तो उस समय श्री राहुल गांधी या विपक्ष के बहुत से नेताओं ने ये सलाह दी थी कि एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है वो अभी टेस्टेड नहीं, उसको न लगवाया जाए। लेकिन लंदन में कोर्ट में ये कंपनी ने स्वीकार किया है कि इससे सडन डेथ के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जहां इन्हें एक तरफ इस बात का ध्यान रखना, ये अलग बात है कि पूनावाला ने 52 करोड़ रुपए इनके इलेक्ट्रॉल जो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन जी चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन सब्जेक्ट चाइल्डहुड की तो बात कर रहा हूँ, जवानी में कहाँ आया, अभी वहीं चल रहा हूँ। बोले बच्चों के टीके के बारे में टीका तो लगा दिया और 52 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दे दिया और इन्होंने ऐसा टीका हिंदुस्तान में लगवा दिया कि सडन डेथ रिपोर्ट हो रही है। मैं और आगे आपसे कहना चाहता हूं कि पहले तो चेचक, पोलियो, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस में हमने रिकॉर्ड बनाया है, उन्मूलन किया है, लेकिन ये सरकार बहुत लापरवाही बरत रही है। धन्यवाद धन्यवाद माननीय प्रमोद तिवारी जी। माननीय श्री देवाशीष सामंत राय। Thank you, Chairman, sir. There has been repeated demands from Orissa for providing 15 lakh PMAY houses for the state. तो राज्यसभा में जो स्वास्थ्य के मामलों पर चर्चा हो रही है और ये जो प्रमोद तिवारी का जो सवाल है, वो प्रश्नकाल में उन्होंने जो सवाल किया उस पर वो जो बात कर रहे थे, कोविड के टीकों की बात कर रहे थे कि इससे ये सडन डेथ्स हो रही है, उसका मामला उन्होंने बड़ा गंभीर मामला उठाया और एक बार फिर से लगता है कि इस पर ये बहस हो रही है, क्योंकि कोविड के दौरान मौतों को लेकर के बड़े सवाल उठे और फिर जब ये टीका आया तो टीके की वजह से और बाद में पता चला कि टीका बनाने वाली कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया था, इसलिए उसको बिना परीक्षण के टीकों को मंजूरी दे दी गई। वो वही सवाल एक बार प्रमोद तिवारी ने फिर से राज्यसभा में उठाया है, पार्लियामेंट में उठाया। ये तो सप्लीमेंट्री सवाल है समीर जी, सप्लीमेंट्री सवाल उठाया। जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे, अभी एक रिपोर्ट आई कि भारत जो है वो इम्यूनाइजेशन में बहुत पिछड़ गया है। जो बच्चों के टीके लगते हैं, खसरा के, पोलियो के और BCG के, ये सारे टीके जो हैं ये भारत उसमें काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया है। इसको लेकर के अभी एक रिपोर्ट आई थी अंतर्राष्ट्रीय, उसको लेकर के वो यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीके से पिछड़ रहा है। दुनिया के सबसे खराब 10 देशों खराब 10 देशों में, और नाइजीरिया और कांगो से भी ज़्यादा खराब स्थिति में हम पहुँच गए। यानी आप समझिए कहाँ नाइजीरिया और कहाँ कांगो और कहाँ भारत, यानी जो विश्व गुरु बनने की बातें करते थे 2047 में हम विकसित भारत बनने रहे हैं। तो विकसित भारत जो है वो किस तरीके का विकसित भारत हुआ 2047 है, इसको लेकर समझा सकता है। इसी के बीच में फिर उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये टीके लगाए जा रहे थे कोविड वाले, उस समय राहुल गांधी ने इसके प्रति सचेत किया था और उस समय उनका मजाक उड़ाया गया और बाद में अब उसी कंपनी ने जाकर के लंदन की अदालत में, यूके की अदालत में स्वीकार किया कि उससे सडन डेथ के मामले हो रहे हैं और उससे ये हो रहा है। और यहाँ भी जो लिया उस पर जब टोका उन्होंने जो उपसभापति थे हरिवंश जी उनको, कि तब फिर उनका कि साहब ये इनको दे दिया चंदा, तो यानी कि वो समझ गए थे उपसभापति भी कि अब ये चंदे की बात आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कहाँ जाने वाली, तो उन्होंने टोकने की कोशिश की। लेकिन प्रमोद तिवारी बड़े कायदे के साथ अपनी बात कह गए और जो संदेश जाना था वो संदेश दे दिया। तो अब ये देखिए, आप ये देखिए कुर्सी बचाने का जो मामला है, जो हम लोग लिख भी रहे हैं कि कुर्सी बचाने में जुटे मोदी, हालांकि आरोप विपक्ष का है कि कुर्सी बचाने में मोदी जुटे हैं और ये बजट जो है उसके लिए लाया गया। लेकिन आप देखिए किस तरीके से कुर्सी पे, ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए लोग जो हैं वो भी कुर्सी बचाने में किस तरीके से मददगार साबित हो रहे हैं। कि यानी जो सवाल किया जा रहा है उस सवाल में भी जब आप जो बात आ रही है तो आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पर आक्षेप लगाने वाले, सरकार पर आरोप लगाने वाले सवाल ना आने पाए या उससे कैसे बचा जा सकता है, उस तरह की कोशिश। लेकिन प्रमोद तिवारी अपनी पूरी बात कह गए। जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में उन्होंने कोविड के टीकों की बात की और कोविड के टीकों के बाद होने वाली सडन डेथ्स की जो बात की, बहुत गंभीर मसला, इस पर अक्सर काफी चर्चा हो रही है। उससे भी ज्यादा गंभीर
मसला ये है कि ये आरोप लगे कि जिन टीका बनाने वाली कंपनी को जिस तरह से मंजूरी दी गई यहाँ पर टीका बनाने के लिए, और उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा दिया, तो इसका वो मुद्दा उठाया। लेकिन उससे पहले जो मुख्य उनका सवाल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खासतौर से बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम ऐसे देशों से भी पीछे हैं जो दुनिया के सबसे गरीब देश आते हैं। और प्रमोद तिवारी का ये कहना था, और उन्होंने उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि इस मामले में ये वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया के सबसे खराब देशों 10 देशों में हमारी गिनती हो रही है, जबकि हम दावा कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम 2047 में विकसित भारत बनने की दिशा में हैं। तो उन सारे दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये लगाते हैं। और एक बार आपको फिर से बता दें कि जो चौथा दिन है बजट पर, जो ये संसद का सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा होगी। अभी प्रश्नकाल चल रहा है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। एक बार फिर बजट पर जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है कि उसने राज्यों के साथ किस तरह से भेदभाव किया है। उन राज्यों के साथ उनको काफ़ी मदद दी गई जो एनडीए शासित हैं या एनडीए की सरकार बचाने में मददगार पार्टियों द्वारा शासित हैं, और उनको इग्नोर किया गया है जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है। शनिवार को नीति आयोग की बैठक हो रही है। नीति आयोग में भी विपक्षी दलों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि वो बैठक का बहिष्कार करेंगे, नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस शासित जो 3 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक, उनके मुख्यमंत्रियों ने तो मना ही किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी मना किया है, और अब खबर आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान ने भी नीति आयोग की बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। कारण इन्होंने यही बताया है कि हर बार हम जाते हैं और हमको कोई यहाँ फ़ायदा नहीं होता, राज्यों के साथ वहाँ भी भेदभाव होता है जिस तरह से बजट में हुआ है। इसके अलावा जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसको लेकर के भी आरोप लगते रहे हैं कि उनका जो हिस्सा है, उनका जो शेयर है वो नहीं मिल पा रहा है। तो नीति आयोग की बैठक में एक बार फिर से उसका बहिष्कार करना और बजट में राज्यों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इसको लेकर के आज फिर सदन जो है पूरी उम्मीद है कि हंगामेदार होगा। और अभी एडजर्नमेंट मोशन जो दिया है, खास तौर पर मैं कहूंगा कि जो अर्जेंट मामला होना चाहिए उसके तहत ये गौरव गोगोई का है कि रेल हादसों पर लगातार 4-4 दिन के भीतर 4-4 हादसे हो गए 5 दिन के भीतर, तो बहुत बड़ी बात है। इस पर चर्चा की अनुमति स्पीकर देते हैं या नहीं, मुझे लगता है कि अगर नहीं देंगे तो फिर विपक्ष जो है वो शांत नहीं बैठने वाला। मेरा जो अंतर्मन कह रहा है वो कह रहा है कि स्पीकर महोदय एक लंबा चौड़ा भाषण देंगे कि इस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो दुनिया में भारत की बदनामी होगी कि चीन ने जो है वो आके यहाँ अंदर घुसाया है और भारत में रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है यही तर्क देंगे, क्योंकि इसी तरीके के तर्क वो पहले देते रहे। जब नीट के मामले पर चर्चा का मसला आया तो लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया कि दुनिया में बदनामी होगी, पूरी व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। जब राहुल गांधी ने कहा था कि भाई ये स्वाभाविक है, गलत होगा तो बदनामी तो होगी, और बदनामी फिर आप नहीं तो आप काम ऐसे सरकार काम ऐसे क्यों करती है कि इससे दुनिया में बदनामी है। अब ये बदनामी दुनिया में हो रही है कि नहीं हो रही है कि इम्यूनाइजेशन में भारत पिछड़ गया और कांगो नाइजीरिया से भी ज़्यादा पिछड़ गया, तो ये छिपा लेंगे, पूरी दुनिया थोड़ी छिपा लेगी। और इसी तरीके से खबर आई कि कोविड के दौरान जो मौतें हुई समीर जी, उसमें भारत जो है अमेरिका के बाद नंबर 2 पे था, सबसे ज़्यादा मौतें यहाँ छिपाया गया। ये WHO की रिपोर्ट आई और उसमें था कि लगभग 50 लाख मौतें जो हैं वो उससे हुई, जबकि यहाँ 5 लाख का बताया जा रहा था। तो ये बदनामी करने के काम तो आप स्वयं करते हैं, तो इसलिए सरकार जो करती है तो उसको सरकार का बचाव कहाँ हो सकता है। दूसरी बात कि सदन है किसी सदन इसलिए कि जो गंभीर मसले हैं देश के सामने, चाहे सुरक्षा के मसले हो, चाहे आम जनता की समस्या हो या कुछ पॉलिसीज़ बननी हो, उस पर चर्चा सदन के अंदर हो, जनता की आवाज़ जो है सदन के अंदर हो। विपक्ष जो आवाज़ उठा रहा है, जो मसले उठा रहा है, वो जाहिर सी बात है कि वो जनता के मसले हैं, जनता की आवाज़ है, उसको उठा रहा है, तो उसकी अनुमति देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ओम बिरला साहब इसकी कोई अनुमति देंगे, लेकिन वो हो सकता है कि दे भी नहीं, चाहे उस पर कोई चर्चा हो, लेकिन अब नहीं हो। तो सुरक्षा की भी बात होगी, रेलवे की, और रेलवे के अलावा जो इस पर जो रेल में जो सुविधाओं का लगातार कम होती जा रही हैं और जो रियायतें दी गई थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। कोविड के दौरान ख़त्म की गई बहुत सी रियायतें, बहुत सी सुविधाएं कम की गई। कोविड तो ख़त्म हो गया, लेकिन कोविड के बाद उनको फिर से नहीं शुरू किया गया। तो ये लोकसभा में इस पर चर्चा होगी। फिलहाल इस समय प्रश्नकाल दोनों ही सदनों में चल रहा है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और इसको लेकर के जो बजट का विरोध है, बजट पर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि वो सहयोगी दलों को फायदा पहुंचाने के लिए,
तो उसको वो आरोप लग रहे हैं और उसके खिलाफ प्रदर्शन अब राज्यों में भी होने लगे हैं। चेन्नई में सीपीआईएम जो है वो प्रदर्शन कर रही है उसके खिलाफ, बजट के खिलाफ। एक बार फिर चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही में और देखते हैं कि इस समय वहां पे क्या हो रहा है। बात करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सर, माननीय सांसद जी हमसे मिल चुके हैं सर इसके, और हमारे अधिकारियों से भी उन्होंने जानकारी ली है, और जो भी थोड़ा ज़मीन का जो इशू था वो भी अभी सेटल होने वाला है सर। तुरंत दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें प्रारंभ करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा, संबित पात्रा जी शॉर्ट में। धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में। 2021 में इस एयरपोर्ट के विषय में there was a need which arose for the international airport in Puri, and in the year 2023 the grant for the site clearance was forwarded by the Ministry of Civil Aviation. I just want to know what is the progress in this field, because the airport is to be built in Brahmagiri Tehsil, very close to the Jagannath temple, and because of the relevance of Jagannath temple and Puri being a tourist destination, this airport is of prime importance. So I would like to know through the Honorable Speaker as to how we have progressed in this field. Thank you. Sir, Puri. Yes, yes. Okay. सर, पूरी जो भगवान जगन्नाथ जी का क्षेत्र वाला एयरपोर्ट है उसके संबंध में सर, ये जो एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है सर। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जब बनता है, सबसे पहले स्टेट हमें लिखता है कि यहाँ ये ज़मीन हम तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बने। और उसी तरह जब हमें प्रपोजल मिला मिनिस्ट्री को कि राज्य वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाना चाहता है, तो हमने उसका इनसाइट क्लियरेंस हमने दे दिया है सर। और जनरल प्रोसीजर ये रहता है आफ्टर साइट क्लियरेंस, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए फिर से वो राज्य डीपीआर बनाकर और उसका वो जो भी लैंड का हो, पावर का हो, वाटर का, वो सब तैयार कर वो फिर वापस हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए लिखता है सर। पर अभी तक हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टेट से कोई कुछ वो आया नहीं सर। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बीइंग मेड ऑन पीपीपी मोड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट। हम साइट क्लियरेंस देते हैं सर, वो दे दिया है। और अगर राज्य हमें लिखता है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए, तो हम ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई करके वो देंगे सर। पर अभी तक आया नहीं सर अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 44 श्री शफी परिमल। हाँ बोलो, आप तो चालू जाएगा माइक, आप चिंता मत करो, आप बोलो। क्वेश्चन नंबर बोलो आप। 44 सर, क्वेश्चन नंबर 44 It's on the table of the house. माननीय सदस्य। Sir, you are an young minister. I know your answers will not be templates or copy paste. Sir, I know you will be having an intent to do something for our NRI communities. Sir, they are treated like people deported from the country by the airlines. At times, the airline prices will be 5,000 or 6,000. For the same distance during the vacation, during the season, when they come to meet their family, they are being charged 50,000, 60,000, sir, even to 85,000 for economic class. Sir, how can a 4-member family afford this? How can they come back? Sir, people at the time of their parents' death, they can't even come for their funeral, sir. It's a sad state of condition for our NRI party, sir. Something must happen. We must involve in, sir. They are not orphans. We have a government to question the airline companies treating them very bad. So I kindly request you involve in this to take some actions regarding this. The honourable member has raised a very important question, sir, and of course I sympathize with the issues that he has flagged.
And regarding the rules that we have within the ministry, sir, this is a market-driven approach that the airlines use for deciding the airfares. In fact, after I took charge as the Minister for Civil Aviation, my immediate commitment to the people of this country was I want to make the air prices affordable. I didn't know what was going through it. I was not aware of the rules, but I gave a commitment to the people that we are going to make it affordable, sir. And from my ministry, I am ensuring that whatever process can be involved in trying to ensure that happens, sir, we are trying to do. Now, right now, the rules are totally against doing that, sir. We don't have anything that at one point of time, when the DGCA wanted to do something also, the courts also got involved, sir. It is a very, very tricky process. And even when deciding the air prices, there are a lot of factors, lot of parameters that come into play, and especially one situation that the whole country needs to be aware of. There are 800 odd planes in the country, and because of engine issues, sir, almost 120 planes are grounded right now. They are not able to fly because of the lack of aircraft that we have in our fleet. There is a lot of additional burden on the existing aircrafts also, which is also driving up the prices, sir. And right now, and the happy thing that the country should know is that we have 1,200 aircrafts on order, which is the highest in the world, sir. The country with the highest aircraft orders is India, and we are ensuring that they come on time, they be delivered on time, when we are ensuring from the ministry whatever best we can do in this, and rules in place, which protects the passenger. If the airlines is trying to manipulate any situation, if they are not trying to give them prior information, if they are not trying to give them a refund, there are rules already in place. If the honorable member has any specific case that has happened, we are very much willing to support the case and fight on behalf of the passenger and ensure that his right is protected, sir. Customer is always the king. That is our priority in the ministry, sir. Thank you. Sayoni Ghosh. Second supplementary. Thank you very much. एक मिनट माननीय सदस्य, सप्लीमेंट। सेकंड सप्लीमेंट। हाँ बोलिए, माइक चालू हो जाता है। Sir, you talk about specific cases. Sir, this extreme exploitation has become a new normal for them. Sir, 1,10,000 crore is the remittance from NRI people a state like us receive. Sir, what we give them back? Sir, why can't we constitute a high-level committee to check into this, to hear out our people, to know the social and economic consequences, to enact a new law, to stop this exploitation? Why can't we formulate a high-level committee, sir? It is a suggestion being given by the honorable member, sir. We'll definitely look into it. Sayoni Ghosh. Thank you, Honorable Speaker, sir, and congratulations to our Minister, sir. Sir, there has been a rampant increase of elderly passengers and senior citizens traveling by airline due to various causes like physical convenience and saving time. So is there any senior citizen discount or concession available right now? If so, then details thereof. And if not, then will the minister take into consideration any sort of concession or discount for senior citizens or measures for ease of commutation and easier access? I would like to comment on behalf of the ministry, sir. Sir, definitely whatever best we can do for the differently abled community or the senior citizens of this country, we are going to do, sir. And I don't specifically have what is being done on that side, but I'll pass on the information to the honorable member, sir. Sri Dayanidhi Maran. Thank you, sir. Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, we have a young dynamic minister. हम तो आपको मौका देते हैं, लेकिन हम तो आपको मौका देते हैं, लेकिन बेटे-बेटे बहुत टिप्पणी करते हो आप। I apologize, sir. Sir, I'd like to congratulate a young and dynamic minister. We wish you very best for the part of DMK party. We really welcome you. Your father was a good friend of DMK. Sir, I have the habit of booking out my ticket for Delhi online through Vistara Airlines, which belongs to Tata's. And the software is handled by Tata's TCS. So this is seen, every time I've seen. When I book a ticket, it's around 33,000 rupees, sir. One-way ticket from Chennai to Delhi. When I go to make the payment, an error message comes. The moment the error message comes, the price goes to 93,000 rupees or 78,000 rupees. What? Yes, sir. This has been happening because probably Tata, TCS is using is supremacy. तो लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है। आपने उसको देखा कि क्या उसमें सदस्य जो है
विमानन क्षेत्र के बारे में, और उसको जो विमानन मंत्री हैं KR नायडू, वो उसका जवाब दे रहे हैं। इस बीच में जो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि महाराष्ट्र में वहाँ के नेता NCP के नेता अनिल देशमुख ने बड़ा आरोप लगाया है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है लगातार काफ़ी दिनों से बीजेपी नेताओं की ओर से कि वो अपने जो आरोप हैं, उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, उसमें जो विरोधी दलों के नेता हैं, ख़ासतौर से NCP के नेता शरद पवार हैं, शिवसेना के नेता हैं, उनको उनके ऊपर वो आरोप लगाए, उनके ऊपर इस तरह का दबाव डाला जा रहा है। अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। अनिल देशमुख की बाइट आपको सुनवाते हैं और देखिए कि अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं। कल मैंने जो देवेंद्र फडणवीस इनके ऊपर जो आरोप किया था कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान सब माध्यम को दिया है। और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है, कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। उसी प्रकार कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास मेरे बारे में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है। वो वीडियो क्लिपिंग में मैंने कुछ शरद पवार साहब के बारे में बोला है, कुछ उद्धव ठाकरे के बारे में बोला है। मेरा जाहिर आह्वान देवेंद्र फडणवीस को है कि उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में, उसको उन्होंने जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। मेरा उनको आह्वान है। लोकसभा चुनाव में हुआ, अभी कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है आप लोगों पे कि फेक नैरेटिव सेट किया। तो बड़ी खबर है, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं, एनसीपी के नेता हैं। बड़ा आरोप उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर लगाया है, जो कि वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो कह रहे हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, इन सब के खिलाफ वो आरोप लगाने के लिए बाकायदा दबाव डाल रहे थे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आरोप है और ये दिखा रहे हैं कि वो सारी मेरे पास उनकी ऑडियो क्लिप्स हैं, उनकी जो है पुख्ता सबूत है। वो पेन ड्राइव दिखा रहे हैं, कह रहे हैं पेन ड्राइव में है, वो कहेंगे तो मैं उसको कर दूंगा। और वो चैलेंज दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को कि अगर मेरे खिलाफ आपके पास कुछ है तो आप उसको जाहिर कीजिए। वो चैलेंज दे रहे हैं। इसका मतलब समझिए मामला बहुत गंभीर है और महाराष्ट्र की राजनीति में जो इस तरीके से ये तूफान उठ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से आपने वहाँ एकनाथ शिंदे को तोड़ा होगा, आपने किस तरीके से अजीत पवार को तोड़ा होगा। इसी तरीके के दबाव एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के ऊपर, अब कल को कहीं ऐसा ना हो एकनाथ शिंदे भी आ जाए कि मेरे ऊपर इस तरीके से दबाव डाला गया था और मेरे पास भी ये पेन ड्राइव है। अब एकनाथ शिंदे भी कल को सामने ना आ जाए, अजीत पवार भी कल को सामने ना आ जाए, तो ये बहुत दिलचस्प मोड़ पे महाराष्ट्र की राजनीति समीजी पहुंचने वाली है। और ये गंभीर एक तरीके से कहा जाए आरोप अनिल देशमुख का है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास और देवेंद्र फडणवीस के पास कुछ सबूत हैं अनिल देशमुख के खिलाफ, तो उनको भी सामने आकर के इसी तरीके से बातें करनी चाहिए और वो जारी करना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं अनिल देशमुख, तो आपके पास कुछ है वीडियो तो जारी कीजिए आप उसे। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी एनसीपी के नेता और जिन नेताओं को तोड़ करके और फिर सरकार बनाई गई और 2-2, 3-3 बार वहां पर सरकारें बनी, तो सीधे तौर पर यह आरोप लगा कि ये जांच एजेंसियों का दबाव डाल करके ये उनको अपनी तरफ किया जा रहा है। और जैसे ही वो उस पार्टी में चले जाते हैं, उनके ऊपर सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। यानी एक जो बहुत बड़ा एक फ्रेज सुनने में आता है कि वॉशिंग मशीन की तरह से काम कर रही है बीजेपी, और वहां पे उनके साथ जाने पर नेताओं के सारे दाग धुल जाते हैं। तो ये जो अनिल देशमुख का जो सबूत है, जो एकदम पुख्ता तरीके से वो एविडेंस दे रहे हैं, वो साफ जाहिर करता है कि इस
इस तरह के जो आरोप लगते हैं उन आरोपों में दम है, और वो ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के पास भी अगर मेरे खिलाफ कोई चीज हो तो वो दे, मैं चुनौती दे रहा हूं। तो ये बड़ी बात है, चूंकि और इनका भी लंबा राजनीतिक जीवन है, तो इस तरह से ये इतनी नॉन सीरियस बात नहीं करेंगे। हाँ, नॉन सीरियस बात भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात एक जो महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है पुख्ता, वो दिखा रहे हैं कि पेन ड्राइव में वो हाथ में लेकर के आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरी बात ये है समीर जी कि अनिल देशमुख जो है वो पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस वर्तमान गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के। तो यानी पूर्व वर्तमान गृह मंत्रियों के बीच में ये विवाद चल रहा है, और ये सिर्फ विवाद मतलब पूर्व वर्तमान गृह मंत्रियों के बीच नहीं, बल्कि ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है और किस तरीके से वहाँ सरकारें तमाम राज्यों में बनाई हैं और किस तरीके से विपक्षी नेताओं के ऊपर दाव डाले जाते हैं। ये उसकी एक बानगी हो सकता है समीर जी, ऐसे तमाम सीडी और ऐसे पेन ड्राइव और नेताओं के पास भी हों, और बहुत से लोग अब सामने खुल कर के आए। जैसा मैंने पहले कहा कि हो सकता है एकनाथ शिंदे भी सामने कोई पेन ड्राइव लेकर के आए कि मेरे पास भी है। अजीत पवार भी आए, अजीत पवार ने तो कह दिया अमित शाह से, भाई या तो आप समझौते की घोषणा कीजिए कि चुनाव में जाना है कि नहीं जाना है और कितनी सीटों पर लड़ना है, अभी बंटवारा कर लीजिए, वरना मुझे लगता है अजीत पवार भी कोई इसी तरीके की पेन ड्राइव लेकर के सामने आ सकते हैं। तो अब क्या क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाएगा समझिए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को हम लोगों को राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ देखना पड़ेगा, चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति भी मोदी जी की कुर्सी छीनने वाली है जी। महाराष्ट्र के चुनाव का असर मोदी जी की कुर्सी पे पड़ेगा, तो मोदी जी क्या कुर्सी बचाने के लिए महाराष्ट्र में भी कुछ करेंगे, अब ये भी देखना होगा समीर जी। और लोकसभा में जो झटका लगा है महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को, और वहां पर भी उत्तर प्रदेश की तरह वहां भी बहुत एक उथल पुथल मची हुई है कि किसकी जिम्मेदारी है, आखिर कौन है। वहां सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, आप ये आरएसएस की तरफ से भी कहा गया कि अजीत पवार को शामिल करना या ये इस तरह के लोगों को कि आप जिनके ऊपर आरोप लगाते रहे उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल करके या गठबंधन करके उनकी पार्टियों से सरकार चलाएं, इन चीजों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यानी वहां भी जो उंगली उठ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही चुनाव की हार की जिम्मेदारी के लिए उंगली उठ रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं। और ये इस तरह के जो बयान आ रहे हैं तो ये और पुख्ता कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का साथ लेने के लिए, दूसरी पार्टियों का साथ लेने के लिए और कुल मिलाकर के कुर्सी हथियाने के लिए, महाराष्ट्र बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, वहां पर कुर्सी हथियाने के लिए, उसके पहले पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने देखा था कर्नाटक में भी किस तरह से सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि बाद में जब चुनाव हुए तो उसमें बुरी हार हुई और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। तो ये चीजें ये दिखा रही हैं कि सरकार बनाने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं उनका अब किस तरह से नुकसान हो रहा है, और ये हथकंडे अपनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब उन नेताओं की तरफ से पुख्ता सबूत दिए जा रहे हैं जो कह रहे थे कि हमको ये ऑफर दिए गए। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में कि जब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, संसद सत्र चल रहा है, तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। और हो सकता है समीर जी ये मसला संसद में भी उठे, चूंकि ये गंभीर मसला बनता जा रहा है, उसमें महाराष्ट्र में काफ़ी बवाल मचा हुआ है, तो इसकी आँच दिल्ली तक आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जो है उस पर भी इसकी आँच आएगी। चूँकि ये सब कुछ किया तो उन्हीं के आदेश पर आता है ना, कहा तो ये जाता है कि जब जो भी कुछ होता है वो दिल्ली की तरफ से ही होता है, दिल्ली सब कुछ आदेश देती है। अब नरेंद्र मोदी देते हैं कि अमित शाह देते हैं, तो वहाँ उनकी पार्टी जाने कौन इस तरीके के आदेश देता है, कौन नहीं देता है। देवेंद्र फडणवीस अगर अपने का बचाव करना है तो देवेंद्र फडणवीस को बताना चाहिए कि इस तरीके के आदेश किसने दिए थे और वो हलफनामा तैयार किसने करवाया था, किसके कहने पर वो तैयार कराया गया। चूँकि वो तो कहना है अनिल देशमुख का जो कल तक बयान था उसमें यही था कि वो केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर जो था ये हलफनामा उन्होंने भेजा है, जिस पर दस्तखत करने के लिए कहा गया। उसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और शरद पवार और अनिल परब के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाने की बात कही गई थी उस हलफनामे में। और वो कह रहे हैं कि मेरे पास उसकी सीडी है, मतलब वो है, पेन ड्राइव है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास उसका, और मैं उसको जारी कर दूंगा अगर देवेंद्र फडणवीस कहेंगे। तो अब देवेंद्र फडणवीस में अगर हिम्मत है तो देवेंद्र फडणवीस कहे कि हाँ उसको जारी कर दो वीडियो को, और देवेंद्र फडणवीस के पास अगर अनिल देशमुख की कुछ वीडियो है तो देवेंद्र फडणवीस उसको जारी करने में, अनिल देशमुख ने चैलेंज दे ही दिया है कि भाई आप इसको जारी कीजिए। तो अब देखना है कि इसको लेकर क्या समस्या जो है वो है बीजेपी के अंदर, किस तरह से वो संसद और संसद के बाहर वो कितना बड़ा मुद्दा बनता है। संसद का बजट सत्र भी चल रहा है, चर्चा हो रही है, आज चौथा दिन है, और एक संसद सदस्य के खिलाफ हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना राणावत, उसको लेकर के भी वो क्या मसला है उसका, उस पर हम आपसे जानेंगे अमलेंदु जी। लेकिन ये एक बार आपको ये फिर से बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता
अनिल देशमुख ने बड़ा आरोप लगाया है कि उन्हें एनसीपी और शिवसेना के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ आरोप लगाने के लिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दबाव डाला था और उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। तो हम लोग रुक करते हैं इनको, कंगना रनावत को किस मामले में नोटिस जारी किया गया है? हाँ, ऐसा हुआ समीर जी कि एक सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया और वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उनका आरोप ये है कि उनको कुछ बिजली के बिल और कुछ बिल जो थे वो जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था, उसके लिए उन्होंने समय पे वो बिल जमा कर दिए और उसके बाद जब वो बिल जमा की रसीद लेकर के पहुँचे तो जो निर्वाचन अधिकारी था उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना ये, शायद लायक राम नेगी नाम है उनका, तो उनका कहना ये है कि अगर मेरे वो ले लिए जाते और मेरा नामांकन रद्द नहीं किया जाता तो मैं चुनाव जीत जाता और कंगना रनौत चुनाव नहीं जीतती, तो इसलिए कंगना रनौत की लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द की जाए। अब ये वाजिब पॉइंट है कि भाई एक व्यक्ति जो जा रहा है और उसके आपने कागजात नहीं लिए और जबकि उसके वो चुनाव लड़ सकता, अब वो हारते या जीतते वो तो चुनाव बताता कौन हारता कौन जीतता, लेकिन उनका पॉइंट जो है वो वैलिड पॉइंट है। अब देखना ये है कि इस पर क्या निर्णय आता है हाईकोर्ट का। हालांकि हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस इशू कर दिया है, 21 अगस्त तक का समय कंगना रनौत को दिया गया है कि वो 21 अगस्त तक इसका जवाब दाखिल करें। उसके बाद फिर हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, फिर क्या आदेश आएगा। हालांकि उसके बाद रास्ता बचा रहेगा सुप्रीम कोर्ट तक जाने का कंगना रनौत के पास, लेकिन इसमें क्या मामला है और इसको लेकर के हो सकता है कि कोर्ट ने इस बात को, उनकी जो चुनाव लड़ने की गंभीरता है कि वो कह रहे हैं कि वीआरएस लेकर के मैंने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो उसको देख करके नोटिस जारी किया होगा। खैर वो तो हाईकोर्ट का है, लेकिन खबर यह है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में कंगना रनावत को, जो कि मंडी से, हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनको नोटिस जारी किया है। और पार्लियामेंट में इस समय दोनों सदनों में प्रश्नकाल चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद बजट पर चर्चा होगी। इस बीच में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए, विशेष तौर पर चर्चा कराने के लिए स्थगन नोटिस दिया गया है कि इस पर कोई भी कार्यवाही करने से पहले इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। एक स्थगन नोटिस दिया गया है गौरव गोगोई की ओर से और दूसरा नोटिस दिया गया है मनीष तिवारी से, जो चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। और जो गौरव गोगोई का नोटिस है वो चाहते हैं कि रेलवे सुरक्षा पर लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर चर्चा कराई जाए, बहुत अर्जेंट मामला है इस पर चर्चा को लेकर के। और मनीष तिवारी ने चीन के जो लगातार अतिक्रमण कर रहा है उसको अब ये देखना है कि इस पर कितना अर्जेंसी समझते हैं स्पीकर, चूंकि वही इसके लिए अनुमति देंगे कि इस पर स्थगन प्रस्ताव ये स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। अब देखना यह है कि समीर जी की राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला और यात्रियों की सुरक्षा का मसला वो स्पीकर को महत्वपूर्ण लगता है कि नहीं लगता है। और ये परीक्षा की घड़ी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि स्पीकर की भी इस परीक्षा की घड़ी है कि वो इन मसलों को लेकर क्या उनका रुख है ये बताएं और इसको अनुमति देते कि नहीं देते हैं। अगर अनुमति देते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट होगा कि स्पीकर भी गंभीर हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को लेकर, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो ये साफ संदेश जाएगा कि स्पीकर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे और जो यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे हैं उनको लेकर गंभीर नहीं है। जी, और बजट को लेकर के पिछले 2 दिन बजट पेश होने के बाद से ही कल हमने देखा कि लगातार दिन भर जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे। उनका आरोप है कि गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है, बजट में उनको महत्व नहीं दिया गया है, इग्नोर किया गया है, जबकि उन राज्यों को महत्व दिया गया है जहां पर बीजेपी की सहयोगी सरकारें, और वो सहयोगी सरकारें जिनकी बदौलत केंद्र की सरकार चल रही है, यानी बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार है के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, और आंध्र प्रदेश में डीएमके की। इन दोनों राज्यों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की जो सहायता दी गई है उसको लेकर के विपक्ष का यह कहना है कि किसी को स्पेशल पैकेज दिया गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों की कीमत पर अगर दिया गया तो ये ठीक नहीं है। ये जो संतुलन है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का उसको बिगाड़ रहा है। राज्यों के साथ भेदभाव इस तरह से नहीं होना चाहिए कि गैर जो भाजपा शासित सरकारें हैं और उनको न दिया जाए, और जो बीजेपी की सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें हैं उनको दिया जाए। इस मामले पर चेन्नई में सीपीआईएम का भी प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा
सदन के बाहर भी तो इसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और जो दो पार्टियों को, जो दो राज्यों को खासतौर पर दिया गया है, थोड़ी देर पहले ओम बिरला ने जब मुझे लग रहा है कि शायद वो पप्पू यादव ने सवाल उठाया था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने भी बड़े हल्के अंदाज में कहा कि अब ज़्यादा बिहार को दे दिया जाएगा, तो उस पर सवाल उठेंगे। हालांकि वो तो कोई अभी तुरंत देने की बात नहीं कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि वहां के लिए किया क्या जा रहा है, सरकार सोच क्या रही है। तो इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार बचाने के लिए उसने इन दोनों राज्यों को इतनी बड़ी सौगात दी है। अब सरकार पर हावी है विपक्ष और विपक्ष घिरी हुई, सरकार घिरी हुई है। सरकार का क्या जवाब होता है? हालांकि कल हमने सुना कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका कहना था कि हमने बजट पढ़ते समय नाम भले नहीं लिया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमने और राज्यों के लिए कोई घोषणा नहीं की है। यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर आपने उन्हीं दो राज्यों का खास तौर पर नाम क्यों लिया। और जाहिर सी बात है समीर जी, अगर वित्त मंत्री स्वयं कह रही है कि उन्होंने औरों को दिया है लेकिन नाम सिर्फ दो राज्यों का लिया, तो विपक्ष जो कह रहा है कुर्सी बचाने वाला बजट है, तो इसको तो स्वयं साबित कर रही हैं निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है और कुर्सी बचाने वाले बजट को ही उन्होंने पेश किया है, ये बताने की कोशिश कर रही हैं। तो विपक्ष के आरोप तो सच साबित दिखाई पड़ रहे हैं। यानी समीर जी ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो रणनीति के स्तर पर भी पूरी तरह फेल होती हुई नजर आ रही है कि विपक्ष के हमलों का सामना नहीं कर पा रही है और सदन में विपक्ष बहुत ज़्यादा हावी है। और ये एक तरीके से देखा जाए जो भाव भंगिमा चाहे प्रधानमंत्री की रही हो बजट के दौरान, चाहे वित्त मंत्री की उस समय रही हो जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बातचीत रख रहे थे, आज जिस समय बातचीत कर रहे थे किरण रिजिजू और उस संसद भवन के बाहर उन्होंने संसद से पहले सत्र शुरू होने से पहले जो बातें कहीं, उससे साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में है। मोदी जी वास्तव में कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं और विपक्ष सरकार के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से हावी है। बिल्कुल, और ये साफ दिखा रहा है, केवल विपक्ष का आरोप ही नहीं है बल्कि ये दिखा रहा है, चूंकि बजट पेश होने से पहले ही लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही थी। जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के नेता खास तौर पर लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से कि उनके राज्यों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की मांग तो ये थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जी हाँ, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है समीर जी, अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ गई है, तो ये समय की बड़ी खबर है। दूसरी एक खबर ये है कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा कर रहे थे प्रमोद तिवारी, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे SIT गठित करने की जो याचिकाएं हैं उन पे सुनवाई करेगी। ये दो अभी अदालती सूचनाएं, ये कोर्ट की खबरें हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो हिरासत की अवधि है 8 अगस्त तक वो बढ़ा दी गई है। 8 अगस्त तक अभी वो जेल में ही रहेंगे। तो लेकिन इस बीच में जो विपक्ष की जो संसद की जो कार्यवाही चल रही है वहाँ पर प्रश्नकाल चल रहा है और विपक्ष हमलावर है। वो प्रश्नकाल के बाद अब दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से सदन की कार्यवाही चलती है, कितनी सुचारू तरीके से। लगता नहीं है अमलेंदु जी सुचारू तरीके से, चूंकि ये महाराष्ट्र का भी मामला है और जो 2 स्थगन प्रस्ताव पारित करने के जो नोटिस दिए गए हैं कांग्रेसी सांसदों की ओर से, उनको लेकर के, और मुझे लगता है कि ये जो गौरव गोगोई का जो स्थगन प्रस्ताव है ये अर्जेंट चर्चा की मांग करता है। अगर ये नहीं मंजूर किया जाता है तो इसको लेकर के विपक्ष ये कोशिश करेगा कि इसको मंजूर किया जाए ताकि इस पर चर्चा। हाँ, दबाव तो डालेगा विपक्ष, जाहिर सी बात है कि विपक्ष दबाव डालेगा तो उसमें शोरगुल होगा, हल्ला उल्ला होगा, भाजपा के सदस्य उस पर हल्ला उल्ला करेंगे, विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, जो मंत्रीगण हैं वो दबाने की कोशिश करेंगे, स्पीकर भाजपा का साथ देते हुए दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। लेकिन दोनों ही स्थगन प्रस्ताव जो हैं समीर जी बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन लगातार हमारी सीमा में अतिक्रमण कर रहा है और चीन के साथ जो हमारा व्यापार घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर हमारा व्यापार घाटा चीन के साथ क्यों बढ़ रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। उसको लेकर के मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मसला भी है। इसको लेकर के मनीष तिवारी ने काम रोको प्रस्ताव दिया है। दूसरा जो काम रोको प्रस्ताव है गौरव गोगोई का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में किस तरीके से बढ़ी हैं रेल दुर्घटनाएं, और पिछले 1 महीने में क्या पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से रेल दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। तो इन रेल दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, सरकार ने क्या इसके लिए मेजरमेंट्स किए हैं, इसके लिए क्या तैयारियां की हैं, इसको रोकने के लिए बातें बहुत सारी की गई थी। वो उन बातों का क्या हुआ, वो उस पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इसको लेकर के वो है गंभीर
चर्चा जो है इस पर होनी चाहिए और राजनीतिक विद्वेष और दलगत भावना से ऊपर उठ करके, चूंकि यात्रियों की सुरक्षा का मसला है समीर जी, तो इसको लेकर के होनी चाहिए। हालांकि अभी सुबह जब कार्यवाही शुरू हुई लोकसभा की तो उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे कि बजट सेशन है और इस पर बजट पर ही चर्चा पर ध्यान दिया जाए, लेकिन ये सारी जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनके लिए ये नियम में संसदीय कार्यवाही में ये है कि अर्जेंट मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और की जानी चाहिए। तो उस पर बजट पर जो चर्चा है उस पर तो कुछ देर के लिए रोका जा सकता है और इस पर चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि इस पर स्पीकर का क्या फैसला होता है या राज्यसभा में जो वहाँ के सभापति होते हैं उनका क्या फैसला होता है। तो खैर ये दोनों नोटिस दिए गए हैं कांग्रेस सांसदों की ओर से। और बजट को लेकर के विपक्ष का आरोप, विपक्ष लगातार हमलावर है, उसके आरोप हैं कि सबसे बड़ा आरोप यही है कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। यह भी है कि महंगाई रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं और साथ ही जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का तो दावा है कि उसके अपने घोषणा पत्र को कॉपी किया गया है, लेकिन उसको भी ठीक से कॉपी नहीं किया गया है। उसमें भी ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो ये इंटर्नशिप की बातें कही गई हैं उसमें कॉरपोरेट्स को ही फायदा पहुंचाने की बात है और कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के आरोप भी इस सरकार पर, एनडीए सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर लगातार लगते रहे हैं। पहले भी पिछले कार्यकालों में भी लगते रहे हैं, इस बार भी लग रहे हैं, तो उस पर भी बचाव उसको करना पड़ेगा। ये आरोप भी लगेंगे बजट भाषण पर चर्चा के दौरान। अब थोड़ी देर में प्रश्नकाल समाप्त होगा दोनों सदनों में, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और बजट पर चर्चा होगी। जो नोटिस दिए गए हैं विशेष चर्चा के लिए, काम रोको प्रस्ताव के लिए, उस पर चर्चा होती है या नहीं, इस पर भी फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा। स्पीकर उस पर क्या व्यवस्था देते हैं। लेकिन बजट पर तो सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, उस पर दबाव है और ये आरोप लग रहा है जिसका उसे जवाब देना है कि वो उन राज्यों को विशेष रूप से लाभ देने के लिए उसने बजट में विशेष प्रावधान किए जिनकी बदौलत उसकी सरकार केंद्र में चल रही है। यानी यह आरोप कि सरकार बचाओ बजट पर यह आरोप लगा है और इस तरह का आरोप लगता है कि पहली बार लगा होगा कि कोई किसी बजट पर, जो आम बजट पेश किया गया हो, उसके लिए कहा गया हो कि यह सरकार बचाओ बजट है। यानी इसमें वो प्रस्ताव दिए गए हैं, उस तरह की सहूलियतें दी गई हैं जो कि सरकार बचाने में फ़ायदेमंद होंगी। तो अब आगे की कार्रवाई, अभी प्रश्नकाल मुझे लगता है जब समाप्त होगा तो ये देखने वाली भी बात होगी जो काम रोको प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिलती है कि नहीं, और उसके बाद फिर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र का मामला है वो भी उठेगा शायद, हमें लग रहा है कि उस पर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है ये। बिल्कुल समीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है। और अभी जब प्रश्नकाल समाप्त होगा उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी और बजट पर चर्चा आज भी जारी रहेगी, आज भी बजट पर चर्चा होनी है, तब देखते हैं कि इसमें क्या मामले आते हैं। और मुझे लगता है कि जो काम रोको प्रस्ताव है उसको लेकर के तुरंत इस पर गौरव गोगोई और मनीष तिवारी दोनों उस पर करेंगे। लेकिन आज जो सुबह शुरुआत एक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा में बोल रहे हैं। एक बार हम राज्यसभा का रुख करते हैं और देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे। प्लीज टेक योर सीट। रणदीप सुरजेवाला जी लिखे हैं, उसके बाद जयराम रमेश जी है। प्लीज टेक योर सीट फॉर अ मोमेंट सर, 1 second प्लीज। और डिप्टी लीडर, I plead with you to take your seat once. I, honorable members, little after 9 p.m. yesterday received a communication addressed to me as most urgent communication emanating from 3 honorable members of the House, Sri Jairam Ramesh, Sri Randeep Surjewala and Mr. Chandrasekhar. Since it was labeled as most urgent, I thought it very urgent and responded to that, eliciting some information. This is exactly on the same issue and I am awaiting that information. I had already indicated there will be my decision on the point of order and therefore I am pleading with the honorable senior member and leader of the opposition that bear with me and I am here to protect your rights, sir. If there is anything, we will discuss in the chamber, and then under that specific rule, there is an opportunity. I am saying on that, as leader of the opposition, I will not allow any member to tarnish your image. I will be here to protect every member's image. So if there is anything said, your communication, I hope you have the benefit of that communication.
It is a comprehensive communication in 2 pages. No, sir, nothing. No, sir. Sir, you would have noticed when I take a view on a point of order, I make it self-contained and very exhaustive. I'll have it, sir. Question number 31, Dr. K. Lakshman. Honorable Minister. First supplementary, Dr. K. Lakshman. Thank you, sir. Library being a state subject, but still you being a generous through Raja Rammohan Roy Library Foundation under your ministry, you have extended finance assistance to many public libraries. Sir, under NML scheme, you have extended financial assistance to 6 state central libraries. A welcome step, sir. Is there any proposal from your ministry through NML to set up a national level virtual library and establishment of a digital library to create a vibrant library ecosystem that supports education, research and innovation to promote inclusive and equitable access to information and knowledge, sir? Please. Honorable Minister. धन्यवाद सभापति महोदय. I would like to thank honorable member for asking this question and appraising the work done through Ministry of Culture for upgradation of libraries in the states despite it's a state subject. माननीय सभापति महोदय, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी की चर्चा माननीय सदस्य ने की है और क्या ऐसा हम नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी बनाने की कोई योजना या कल्पना करते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा है. मैं माननीय सदस्य और सदस्य के माध्यम से आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि ऑलरेडी नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की जा चुकी है और नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से एक वर्चुअल लाइब्रेरी म्यूजियम, हज़ारों की संख्या में मैन्यूस्क्रिप्ट्स और लाखों की संख्या में किताबें उसमें ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं जो मल्टीलिंगुअली सर्च की जा सकती हैं और साथ साथ में उसमें वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई भी उसे सर्च कर सकता है ऐप के माध्यम से भी और डायरेक्ट सर्च इंजन के माध्यम से भी. और मैं ये मानता हूँ कि इसे और आगे बढ़ा करके हम आने वाले समय में जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें लाइब्रेरी को सेटअप करके लाइब्रेरी को अवेलेबल करा करके हमारे जो है हमारी कल्चरल नॉलेज को और हमारी रेयर बुक्स को, हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, सबको लोगों को, रिसर्चर्स के लिए और बेहतर तरीके से उपलब्ध कराएं. Second supplementary, Dr. K. Lakshman. Sir, is there any proposal from our Telangana state by the authorities concerned for any financial assistance being asked to set up a NML model library exclusively for the state central library which is established? No, you have asked your supplementary. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, तेलंगाना राज्य में भी एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और एक स्टेट लाइब्रेरी दोनों को ऑलरेडी नेशनल मॉडल लाइब्रेरी जो का प्रावधान है उसके तहत सपोर्ट एक्सटेंड किया जा चुका है. जो सेंट्रल लाइब्रेरी 6 जिनकी चर्चा आपने की है वो भारत सरकार के प्रत्यक्ष जो है वो अधिकार क्षेत्र की जो लाइब्रेरीज हैं, ऐसी कोई एक लाइब्रेरी किसी तेलंगाना स्टेट में एस्टेब्लिश किए जाने का कोई भी प्रस्ताव इस तरह का विचाराधीन अभी मंत्रालय में नहीं. Third supplementary, Shri Neeraj Dangi. Shri Neeraj Dangi. Yes, yes, I know, I'm waiting for him. I will have patience for the honorable member. We are from the same state. You are also from that state. Sir, thank you. भाई हम लोग देख रहे थे और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है. पार्लियामेंट में हावी विपक्ष, कुर्सी बचाने में जुटे मोदी. हावी है विपक्ष, लगातार वो बजट को लेकर के सरकार पर आरोप लगा रहा है कि गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है और ये सरकार बचाओ बजट है. यानी सरकार ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष रूप से तवज्जो इसलिए दी है
ताकि उसकी सरकार बची रहे। बहुत बड़ा आरोप है। और अब ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह से कुछ लोगों पर दबाव डाला कि वो विपक्ष के बड़े नेताओं को फंसाने का काम करें। महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने बाकायदा प्रमाणों के साथ ये आरोप लगाया है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा गृह मंत्री वहाँ के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर यह आरोप लगा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के सरकार इस समय जो बजट सेशन चल रहा है, ये सदन का सत्र चल रहा है, उसमें घिरी हुई है। इन स्थितियों में ये भी जो विपक्षी नेताओं की तरफ से ये बयान आ रहे हैं, तो आरोप ये लग रहे हैं कि बजट में प्रावधान कर दिए गए, लेकिन विपक्षी नेताओं की तरफ से ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, जाने वाली सरकार है, कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, देखिए बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और फिर 2 राज्यों को जो जिनकी बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की सौगात दे दी जाती है। बाकी राज्यों को का जो अगर विपक्षी नेताओं की भाषा में कहें तो झुनझुना थमा दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार के पास जवाब बड़ा मुश्किल होगा देना। हाँ, बिल्कुल मुश्किल होगा जवाब देना। और समीर जी, इधर जो एक राष्ट्र एक चुनाव का शगुफा छोड़ा गया था बीजेपी की तरफ से और पिछली लोकसभा के दौरान, और उसमें एक कमेटी बना दी गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट अभी उस पर हो रही है। उसको लेकर के कर्नाटक विधानसभा ने अभी एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। अभी की एक बड़ी खबर ये भी आ रही है। इधर सदन के अंदर जो चर्चा चल रही है, उसमें सदन की चर्चा में जब शुरुआत हुई थी सदन की, तो जो किरण रिजिजू केंद्र संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कल की घटना को लेकर के बिना किसी का नाम लिए कहा था कि चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर कोई भी सदस्य जो है अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको लेकर के आप कार्रवाई करें, मतलब स्पीकर से उन्होंने मांग की थी। कल स्पीकर ने अभिजीत गंगोपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध जिस तरीके की अनर्गल टिप्पणी की और अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर के कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ। इसको लेकर के मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, उनका कहना है कि सदन के अंदर हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक विभाजन की भाषा नहीं चलने दी जाएगी। ये साफ तौर पर कहना है मनोज झा का, जो आरजेडी के सांसद हैं। तो यानी जो किरण रिजिजू एक तरीके से बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर पहले वो बाहर खड़े होकर के क्या बातें कर रहे थे। जो बाइट हम लोगों ने सुनवाई थी, कहे थे प्रधानमंत्री को जनादेश मिला है सरकार में बैठने का और कोई अपने आप नहीं बैठ गए, कोई अपने आप नहीं बैठ गए हैं। तो इसका मतलब कि आप ये समझ रहे हैं कि अपने आप आके बैठ गए, पहले कि अपने आप आकर के बैठ गए थे, अब जनता ने भेजा है। तो ये जो कहना, तो इसका मतलब समझिए ये साफ समझा सकता है कि किरण रिजिजू भी समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहते हैं। शायद ऐसा आभास हो उनको, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं और सदन के अंदर जो कार्रवाई चल रही है वो हम लोग लगातार बीच में ये बता ही रहे हैं। अभी हम लोग राज्यसभा में बताया कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जब बात कर रहे थे तो दिक्कत पैदा हो गई हमारे सभापति जी को। अच्छा, ये देखने वाली बात है समीर जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस समय बोलने को होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जो है वो तुरंत उस समय दिखाई पड़ जाते हैं आसंदी पे बैठे हुए। तो ये क्या मसला है कि मतलब देखते रहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कब बोलने वाले हैं तो उसी में आकर के आसंदी पे बैठे और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। भाई साहब, ये इत्तेफाक है या क्या है, हम नहीं कह सकते, संयोग है या प्रयोग है, इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कई बार देखने को आया है। लेकिन ये जो अभी आप कह रहे थे और वो स्पीकर ओम बिरला भी लगातार ये कहते हैं कि हिदायत देते रहते हैं कि कैसा व्यवहार करना चाहिए सदस्यों को। पिछले अगर हम लोकसभा में देखें तो जिस तरह का था उनका, और वो रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ दानिश अली को कहा था 17वीं लोकसभा में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसी सदन में महुआ मोइत्रा के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो गई। राहुल गांधी को सजा सूरत कोर्ट ने दी नहीं कि अगले दिन उनकी सदस्यता समाप्त करने का नोटिस चला गया। हालांकि वो तो कानूनन जाता ही, लेकिन कम से कम उनको इतना मौका देते कि वो हाई कोर्ट में या आगे की कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर तमाम विपक्षी नेताओं ने इस बार जब ओम बिरला से ये उम्मीद की, और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बार हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन लगता नहीं कि विपक्ष को इस बार भी ऐसी उम्मीद होगी कि सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ, सदस्यों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई वो करेंगे। और जैसा कि अभी आप उदाहरण दे भी रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी निश्चित तौर पे, चूँकि ये लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का मसला है और सदन को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। और कोई भी सदस्य एक दूसरे के ऊपर अनर्गल टिप्पणी ना करे, अपशब्दों का इस्तेमाल ना करे, गाली गलौज का इस्तेमाल ना करे, तो ये जिम्मेदारी उन्हीं की है, स्पीकर की है। और संसदीय कार्य मंत्री ने हालांकि बहुत सधे हुए शब्दों में बात रखी अपनी। उन्होंने कहा कि मैं किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इसको लेकर करे। तो एक तरह से देखा जाए किरण रिजिजू की टिप्पणी तो संतुलित थी समीर जी, लेकिन स्पीकर साहब की उस पर प्रतिक्रिया होती वो संतुलित दिखाई नहीं पड़ी और कार्य प्रणाली तो खासतौर पर संतुलित दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ठीक है, इधर जो लालू प्रसाद यादव हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, यानी बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और स्पेशल पैकेज भी बिहार को नहीं मिला, इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव हमलावर हैं नीतीश कुमार के ऊपर। और उनका भी बयान आया है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है समीर जी कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर किया हुआ है और तमाम मसलों को लेकर उनकी इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि कल उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी बजट की और कहा कि बहुत अच्छा हो गया है, और ललन सिंह तो बहुत गदगद थे, मालूम पड़ रहा था कि सारे देश का बजट ही बिहार को मिल गया है। तो इस तरीके से वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो बहर वो प्रतिक्रियाओं का मामला अलग है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का भी ये बयान आया है कि नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है बीजेपी की। नीतीश कुमार को यह अब कहें कि ललन सिंह जैसे जनता दल यूनाइटेड को भले ही बजट बड़ा संतुलित और बेहतर दिख रहा हो, चूँकि एक बड़ा हिस्सा उनके हिस्से में आया है राज्य के, बिहार के हिस्से में, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी, ये आरोप भले लग रहे हैं कि सरकार बचाओ बजट है, तेलुगु देशम पार्टी को भी, तेलुगु देशम पार्टी चूँकि आंध्र प्रदेश में सरकार चला रही है उसको भी पैकेज मिला है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी उस तरह से इस बजट से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है। तो सरकार बचाओ आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी बचाने की जुगाड़ में लगी हुई है कि वो कैसे खुश कर दे इस पार्टी को। बिहार के तो नेता खुश दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो बिहार की दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनका बड़ा दबाव है कि ये बहुत ही कम है जो कुछ भी मिला है, और बिहार की जिस तरह से ज़रूरत थी उसको चाहिए था वो नहीं मिला है। हालांकि वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो संतुष्टि जता रही है, पर तेलुगु देशम पार्टी की ओर से इस तरह से बजट की प्रशंसा करने का या उनको जो कुछ मिला है उसको लेकर के ऐसा कोई बहुत उत्साहजनक बयान नहीं आया। हाँ, उनकी तरफ से कोई नहीं आया, बस केवल मुंगटा रेड्डी जो है जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने थोड़ी सी स्वागत किया कि बजट में आंध्र प्रदेश का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा और कोई बयान किसी का नहीं आया। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू ने भी उस तरीके से कोई खैर मकदम जो नहीं किया है इस बजट का। तो अब ये कुर्सी बचाने के मामले में भी क्या प्रयास ठीक से नहीं हो पाए हैं, ये देखना होगा। कि चूँकि चंद्रबाबू नायडू जब आए थे दिल्ली और अपना लंबा पुलिंदा लेकर आए थे तो उन्होंने सबसे मुलाकात की थी, गृहमंत्री से मुलाकात की थी, वित्त मंत्री से की थी, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने सौंपी थी। बताया जाता है कि लगभग 1 लाख करोड़ की जो थी डिमांड उनकी थी कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो आंध्र प्रदेश को इस बजट में मिले, लेकिन वो मिला नहीं। और जो 15,000 करोड़ रुपया सिर्फ राजधानी बनाने के लिए दिया गया है तो उससे राजधानी तो नहीं बनती 15,000 करोड़ से। तो दिक्कतें तो आंध्र प्रदेश के सामने भी हैं समीर जी, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल है। और विपक्ष नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लग रहा है कि IAS अधिकारी जो संजीव हंस जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है तो सरेंडर करने के पीछे ये भी बहुत बड़ा दबाव है। और इस दबाव के जरिए बीजेपी कैसे काम करती है वो अभी अनिल देशमुख बता ही रहे थे, और जिसको लेकर के वो उम्मीद जताई जा रही है कि ये बहुत बड़ा मसला बनने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में भी और देश की राजनीति में। अच्छा, संजीव हंस का मामला बहुत गंभीर है समीर जी, चूँकि बताया जाता है कि संजीव हंस नीतीश कुमार के बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं और जिस तरीके से उड़ीसा में VK पांडियन जो थे वो सब कुछ संभाल रहे थे उनका नवीन पटनायक का, उसी तरीके से नीतीश कुमार का सब कुछ संभालते हैं संजीव हंस। इस तरीके की बातें सत्ता के गलियारे में होती हैं। और ये चर्चाएं उस समय भी हुई थी जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था, तो उस समय भी कहा गया था कि नीतीश कुमार को तो फंसाने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है, लेकिन संजीव हंस को फंसाने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है। तो क्या अभी ये चर्चाएं बीच में चल रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो क्या ये नीतीश कुमार के पलटी मारने की सूचनाएं बीजेपी तक पहुँच गई थी? लग ऐसा रहा है कि संजीव हंस को जिस तरीके से
फंसे हैं संजीव हंस, और सब सामने आ रहा है कि वो किस तरीके से उनका कितनी संपत्ति है, कहाँ कहाँ उनके बंगले हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, ये सब आ रहा है। और एक यौन उत्पीड़न का मामला भी सामने आ रहा है। तो इस तरीके से अगर संजीव हंस फंसते हैं तो क्या संजीव हंस नीतीश कुमार को फंसाने के लिए उनके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा होगा, पता नहीं जा रहा, हम नहीं कह सकते इस बात को। लेकिन जो चर्चाएं चलती हैं, तो जिस तरीके से अनिल देशमुख का मसला आया है, उसी तरीके से क्या संजीव हंस का कोई मामला भी है, इनकार भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते, जो आशंकाएं हैं। और जाहिर सी बात है समीर जी की भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है और तमाम जगहों पर उसने जिस तरीके से काम किए हैं, खासतौर पर पिछले 10 वर्षों में, उसको लेकर के इस तरीके के आरोप और शंकाएं दोनों जो हैं वो हैं। तो ये आरोप भी हैं, शंकाएं भी। अब देखना ये है कि ये मामला कितना आगे तक जाता है। नीतीश कुमार संजीव हंस को कोई बचाव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या संजीव हंस की वजह से ही नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये मामला सामने खुल के आना चाहिए। और अगर ये मामला खुल के आ जाता है समीर जी कि अगर नीतीश कुमार संजीव हंस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी जल्दी कर दी संजीव हंस को फंसाने के लिए। वो चीज़ें अपने तैयार रखते अपने अस्त्र में, और समय आने पर उसका इस्तेमाल करते हो। ये क्या समय से पहले जो ट्रिगर दब गया है संजीव हंस का मामला जो है, ये भी हो सकता है समीर जी। तो ये आगे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हम लोगों को लग रहा है कि समय से पहले दब सकता हो, ये अस्त्र चल गया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो अभी की ज़रूरत थी, यानी अभी सरकार बचाने की जो आरोप लग भी रहे हैं, तो शायद उसके लिए ज़रूरी हो गया हो। नीतीश कुमार के पाला बदलने की बातें जो हैं वो पहले से ही चल रही हैं, सरकार बनते ही चल रही है। सरकार बनी हुई नहीं थी, जब परिणाम आना शुरू हुआ उसी समय से शुरू हो गई थी। और खासतौर से जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ एक ही हवाई जहाज़ से आए, पटना से दिल्ली, और पहले पीछे बैठे हुए थे सीट पर, फिर बाद में आगे सीट पर आकर के नीतीश कुमार के साथ बैठ गए, और उतरे तो नीतीश कुमार के साथ वाली सीट पर बैठे हुए उनकी विजुअल्स आए। तो उसके बाद तो बहुत जोर से जो था वो ये हो गया था कि नीतीश कुमार को झटका देने वाले हैं और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर कोई खेल करने वाले हैं। तो अब ये पता नहीं कि क्या मामला है, लेकिन हो सकता है समीर जी की लग रहा हो बीजेपी को कि नीतीश बाबू गड़बड़ कर सकते हैं, तो संजीव हंस को जो है पहले वो कब्जे में किया गया, कर लिया जाए। बिहार चुनाव तो बाद में है, पहले तो जो महत्वपूर्ण है उसको बचाया जाए। और ये आरोप लगे ही रहे हैं, और जो दिखाई भी पड़ गए बजट में कि किस तरह से बिहार की सरकार को संतुष्ट करने के लिए, आंध्र प्रदेश की सरकार को संतुष्ट करने के लिए लगभग दोनों को मिलाकर के 1 लाख करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। लोकसभा में शायद निशिकांत दुबे कुछ बोल रहे हैं, मुझे लगता है निशिकांत, एक बार हम लोग चले लोकसभा का रुख करें। और निशिकांत दुबे कई बार बहुत दिलचस्प व्यक्ति हैं, कई आंकड़े उनके पास रहते हैं, दिलचस्प आंकड़े भी रहते हैं, तो एक बार उनको सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहां अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ
भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एम्प्लॉय को रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जो मान्य सदस्य सदन का सदस्य नहीं उसका नाम लिया होगा तो निकाल देंगे और कभी ले भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कोडा विशेंद्र रेड्डी। अध्यक्ष ये अवकाश रेडी। तो ये लोकसभा में निशिकांत दुबे जो गोड्डा से झारखंड से सांसद हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम उन्होंने लिया, राज्य सरकार भी कह सकते थे और यही कहा भी जाता है। लगातार हिदायत दे रहे हैं स्पीकर साहब ओम बिरला जी कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम आप नहीं लेंगे। जब आपत्ति जताई गई तो उन्होंने धीरे से कहा ठीक है, अगर ले लिया है तो कोई बात नहीं, नाम हटा दिया जाएगा। और यही चीज़ है कि जो विपक्ष के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि आप पक्षपात तरीके से, आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, रवैया अपनाते हैं, विपक्षी सांसदों के साथ आपका व्यवहार कुछ होता है और सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ कुछ। तो ये यही चीज़ें हैं जो कि इन आरोपों को जो है पुख्ता कर रही होती है। नहीं, बिल्कुल ये आरोप पुख्ता कर रही होती है और स्पीकर महोदय का जो उस पर कथन था वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि वो उतने जो एक तरह से कहा जाए वो दृढ़ नहीं थे कि वो इसको हटाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर लिया होगा तो अगर भाई आप सुना आप भी रहे हैं वहीं बैठे, आप भी रहे, जैसे हम लोगों ने यहाँ सुना वैसे आप भी सुन रहे, तो अगर क्या होता है साफ कहिए कि इन्होंने नाम लिया उसको काटा जाएगा उसमें से। अगर रिकॉर्ड चेक करा लीजिए, वहाँ तुरंत रिकॉर्डिंग होती है, उसको आप वहाँ से हटवाइए। बहरहाल ये हटवाने का मामला तो अलग है, लेकिन ये एक निशिकांत दुबे ने बड़ा गंभीर आरोप हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा दिया समीर जी, और ये कहा कि आबादी कम हो रही है हिंदुओं की मुसलमानों की बढ़ रही है, तो ये मोदी जी के ऊपर आरोप है। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो कैसे मुसलमानों की आबादी बढ़ सकती है और हिंदुओं की कम हो सकती है? तो ये और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो ये गंभीर एक दिन में हुई नहीं होगी, कम से कम 10-12 साल से उधर पूर्वोत्तर के राज्यों में सरकारें हैं आपकी, और वो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से लोग चले आते हैं वहाँ आकर के, पश्चिम बंगाल की पुलिस चली आती है, वो इस तरह से कर रही है। तो इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। निशिकांत दुबे की बातों से ऐसा ही लगता है। अब इन्होंने साफ तो कहा नहीं, लेकिन जो उनकी बातों से आवाज़ मिल रहा है वो यही आवाज़ मिल रहा है समीर जी की। कोई इंटेलिजेंस इनपुट भी नहीं, कोई इंटेलिजेंस इनपुट भी नहीं। और अगर इस के पास इनके पास आंकड़े हैं तो फिर तुरंत जातिगत वो जनगणना कराई जानी चाहिए। भाई 2021 में होनी थी जनगणना, वो जनगणना अभी तक नहीं हुई, 24 आ गया और अभी तक अता पता भी नहीं सरकार जनगणना कराएगी नहीं कराएगी, क्योंकि बजट में उसके लिए कोई एलोकेशन नहीं है जनगणना कराने के लिए। जब बजट में उसके लिए कोई एलोकेशन नहीं है तो इसका मतलब कि जनगणना नहीं करा रही है सरकार 2025 तक। तो क्यों नहीं करा रही है? तो निशिकांत दुबे की पीड़ा कम हो, कुछ उनको रात को ठीक से चैन से नींद आ जाए, तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि जनगणना करा ले सरकार। अब वो कह रहे हैं कि एनआरसी लागू की जाए, तो भाई अब एनआरसी के मसले पर तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से पूछा जाए कि वो एनआरसी के पक्ष में है कि नहीं है, और इस पे बयान आना चाहिए नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू को बताना चाहिए कि लागू क्यों नहीं कर रही, इसको बताना चाहिए। एक बार फिर रुख करते हैं लोकसभा का और देखते हैं कि वहां पे कार्यवाही। जी हाँ, ये रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। बी मणिकंठ टेगोर। தலைவர் அவர்களே, இன்று தமிழகத்திற்கு நடக்கின்ற அநியாயங்களிலே ஒரு அநியாயத்தை பற்றி பேச உங்கள் முன்னாலே விளைகிறேன். கப்பலூர் டோல்கேட் தொடர்ந்து வரும் கொடுமைகளை பற்றி उत्तर प्रदेश की में कैराना से सांसद थी अभी एक रासन को हम लोग सुन रहे थे और इन्होंने वहाँ पर रेल ढांचे के लिए, तो अभी ये जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि इसको लेकर के कि जो निशिकांत दुबे ने मुद्दा उठाया है बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये
आरोप हैं। यद्यपि उन्होंने बहुत छांट करके उसमें पश्चिम बंगाल सरकार को और झारखंड की सरकार को लपेटा है, लेकिन झारखंड की में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार भी रही है, एनडीए की सरकार भी रही है। उसके अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये आरोप बहुत बड़े लग रहे हैं। और एनआरसी का जो मामला उन्होंने उठाया कि उसको लागू किया जाए, तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? और ये एक तरह से अपनी ही सरकार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर टीडीपी इसके लिए राज़ी हो जाएगी, जेडीयू भी शायद ही इसके लिए राजी हो पाए। जेडीयू भी राजी नहीं है। जेडीयू हालांकि सीए के ऊपर राजी है, लेकिन एनआरसी के ऊपर जेडीयू भी राजी नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू तो किसी हाल में राजी नहीं है। तो अगर ये है, तो चूंकि अब गठबंधन की सरकार है, तो मोदी जी के हाथ में नहीं है ना। जब था हाथ में तब भी लागू नहीं करवा पाए थे। और अब तो जो है बाकायदा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम के, हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने राज्य पुलिस से कहा है कि जो विदेशियों के मामले आते हैं उसको विदेशी न्यायाधिकरण जो है, विदेशी नागरिकों का न्यायाधिकरण जो बना है एनआरसी के तहत, उसको मत भेजिए, सीए के तहत उसको नागरिकता के लिए भेजिए, ये साफ तौर पे कहा है। तो अब वहीं की सरकार उस पर राजी नहीं है। अच्छा, ये कहा गया कि साहब एनआरसी गलत तरीके से लागू हुआ, और वहाँ जो था वो 45 लाख हिंदू जो थे वही विदेशी साबित हो गए। तो और इधर अब देखिए सामंजस्य देखिए क्या है और क्या एक नीति है। जो आरोप लगा रहे हैं असम में हेमंत बिस्व शर्मा बिना जनगणना कराए हुए, वही आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे हैं बिना जनगणना कराए हुए। तो मोदी जी जनगणना काहे नहीं करा देते भाई? मुसलमानों की आबादी अगर 14% से बढ़ करके 80% हो गई है, तो मोदी जी कराएं जनगणना, कौन रोक रहा है? तमाम इलाकों में हिंदू खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, बड़ा आरोप है। नहीं, नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा आरोप है कि भाई हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री और हिंदू खत्म होते चले जा रहे हैं। तो एक गंभीर आरोप निशिकांत दुबे ने नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा दिया। मुझे लगता है कि इस मसले पे तो प्रधानमंत्री को खुद आकर के सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए और बताना चाहिए कि हिंदू कितना खतरे में, कितना खतरे में नहीं है। 10 साल से आपकी सरकार है और फिर तीसरे टर्म में आप बार बार ये बता रहे हैं कि जनता ने आपको तीसरे टर्म में एक बहुमत दे करके भेजा है। हालांकि बहुमत नहीं दिया है, आपको 303 सीटों से ला करके और 240 पर कर दिया है, लेकिन आप उसको बहुमत बता रहे हैं। पर हाँ, ये है कि 272 से ज़्यादा आपके पास सांसद हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं, और उसी समर्थन की एवज में ये समर्थन मूल्य चुका रही है सरकार। ये विपक्ष का आरोप है। यानी जो समर्थन जो पार्टियां दे रही हैं अपने राज्यों में जहां वो सरकार चला रही हैं, वहां के लिए उन्होंने स्पेशल पैकेज मांगा और आपको वो स्पेशल पैकेज उनको देना पड़ा, दूसरे राज्यों को इग्नोर करके, दूसरे राज्यों की कीमत पर। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे राज्य आपके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने राज्यों के साथ भेदभाव किया और उन राज्यों को आपने तवज्जो दी जिनकी बदौलत आपकी सरकार टिकी हुई है। तो सरकार बचाओ आरोप है, और इसके अलावा कुछ और भी अभी अपडेटेड खबरें हैं, कुछ इनपुट्स हैं। अमलेंदु जी बताएं उसके बारे में। हाँ समीर जी, अभी अपडेटेड खबर ये है कि दिग्विजय सिंह जो इस समय राज्यसभा में कुछ अपनी बात रख रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद दिग्विजय सिंह को सुन लिया जाए। उधर लोकसभा में कंगना रनौत जो है वो भी कुछ बोल रही हैं। जी बिल्कुल, तो हम लोग एक बार फिर से रुख करते हैं संसद भवन का और सुनते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। यूएस ने ऐसी कोई एडवाइजरी रिलीज की है अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियाँ हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े हो गए, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। श्री विजय कुमार दुबे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट उस रेल परियोजना के तरफ ले जाना चाहता हूं, जो आज से लगभग 1.5 दशक पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की आवश्यकता को देखकर छितौनी तमकुही रेल परियोजना शुरू किया गया था। 7-8 साल के अंदर 4 किलोमीटर पटरी बिछाकर और एक नया रेलवे स्टेशन छितौनी का पूर्ण करा के वो परियोजना बंद हो गया था। पिछले वर्ष हम लोग के भारी मांग पर माननीय रेल मंत्री जी के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने You are cushioning the chair. Why? Please.
Please, I urge all the members, I will try to accommodate every member. But one thing I am requesting you all with folded hands. This house must have something which is credible, which you are prepared to authenticate. You read anything in newspaper, you raise the issue, Mr. Tiruchi Shiva, for supplementary. Sir, nothing will go to Sri Tiruchi Shiva. Sir, for supplementary. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, would the minister be pleased to say that whether the ministry Mr. Jairam Ramesh, intends to provide any... And again sitting in the chair, 1 second, again sitting in the chair, talking like this, and every time I am embarrassed. I don't want to give an impression I am against a particular member. I am fair to all. Why do it? Please don't do it. I urge you, don't do it. There is a method where you can catch my attention. I have never declined you when you have acted in accordance with rules. I plead with you. Please. I know you will speak. I will urge the top leadership to please make them aware of rules. Sri Tiruchi Shiva. Mr. Chairman, sir. एक ही बात की कमी थी, वो आप दोनों ने पूरी कर दी. ऐसा मत कीजिए. Sri Tiruchi Shiva. Thank you, Mr. Chairman, sir. It's an important subject. Please, your supplementary. Would the minister be pleased to say whether the ministry intends to provide any assistance to the central agencies like Archaeological Survey of India and Post Trust of India, which do not have the required sources to develop the tourism infrastructure? It's a very important supplementary. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, development of tourism infrastructure doesn't fall under the purview of Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India only works for conservation and better keep up of the monuments. But as far as the tourism facility creation at the archaeologically important monuments or listed monuments, which are almost in 4,000 in numbers, the Ministry of Tourism with various schemes of Prashad and Swadesh Darshan, we try to increase the tourist facility center facilities, but primarily, as I have said earlier in my replying original question, that it is a subject of the state. So primarily, the state takes the initiatives and Government of India supplements their initiatives. Shrimati Ramila Ben Bechar Bhai Bara, 5th supplementary. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री. मोदी सरकार ने देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्षों में अनेक ठोस कदम उठाए हैं. राउंड द क्लॉक टोल फ्री बहुभाषी हेल्पलाइन सहित अनेक सुविधा. सप्लीमेंट्री आप मंत्री जी से क्या पूछना चाहती हैं? माननीय मंत्री को धन्यवाद करते हुए आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ. माननीय मंत्री श्री से जानना चाहती हूँ, हमारे देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति प्रति जानकारी एवं दर्शन करने के लिए आपने 2 पहल शुरू की थी. भारतवासियों के लिए देखो अपना देश और विदेशियों के लिए चलो इंडिया, ये वैश्विक प्रवासियों के लिए आपने अभियान चलाया था. मैं जानना चाहती हूँ इसके अंतर्गत कितने टूरिस्ट ने लाभ लिया. धन्यवाद. माननीय मंत्री जी. वो अपना देश और चलो इंडिया दोनों ही स्कीम्स जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभाग ने प्रारंभ की थी और दोनों ही स्कीम्स ऐसी. और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है जिसमें जो खनन मामलों में जब तमाम जो खनिजों को वहाँ से उनकी माइनिंग की जाती है उनके बारे में एक फ़ैसला दिया है. बड़ा महत्वपूर्ण फ़ैसला है कि जो उससे जो उनको रॉयल्टी मिलती है सरकारों को, रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है. और इस पर क्या जानकारी है अमलेंदु जी, क्या इस पर? और 9 सदस्यों की खंडपीठ थी CJI जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में, उसने ये फैसला दिया है और 8-1 के उससे दिया है.
तो जस्टिस नागरत्ना जो है सिर्फ उन्होंने अपना असहमति वाला इसमें फैसला सुनाया और इसको लेकर के संविधान पीठ ने कहा कि जो खनिज पर लगाए जाने वाले टैक्स को लेकर याचिकाओं पर उसने अपना फैसला सुनाया, कहा कि राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने की क्षमता और शक्ति है। अदालत ने कहा कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है, यानी रॉयल्टी जो लेते हैं वो उनके राज्य से निकल रहा है तो वो उनकी आय का साधन है। तो ये बड़ा जो है, चूँकि अभी तक जो था वो टैक्स मान लिया जाता था और इससे राज्यों को नुकसान होता था, जो खासतौर से खनिज वाले जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, इनको जो नुकसान होता था उसको लेकर के ये बड़ा फैसला एक तरीके से आया है। और महत्वपूर्ण बात ये समीर जी कि ये जो है वो 9 सदस्यीय खंडपीठ का फैसला है, यानी इसके बढ़िया बेंच बन नहीं सकती। तो ये बड़े 8-1 से आया, यानी बहुमत से, ज़बरदस्त बहुमत के साथ ये फैसला जो है इसको लेकर के आया है। तो अदालत का मानना है कि इंडिया सीमेंट्स के मामले में रॉयल्टी को टैक्स बताना गलत है, तो रॉयल्टी को टैक्स बताया था, उसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, उस पर 8-1 के उससे बहुमत से दिया गया ये फैसला है। पार्लियामेंट में अभी जो वहाँ पर चौथा दिन है आज बजट सत्र का, और बजट पर चर्चा के लिए अभी फिलहाल जो सवाल जवाब हो रहे हैं उसको हमने देखा, लेकिन पार्लियामेंट में बजट को लेकर के विपक्ष की जो नाराजगी है वो बहुत बढ़ती जा रही है और विपक्ष की एकजुटता भी उसमें देखने लायक है। जितने गैर एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया है, कहा है कि हम नीति आयोग की बैठक में जो शनिवार को 27 जुलाई को होने वाली है उसमें नहीं जाएंगे। तो इस मामले में ये सरकार पूरी तरह से घिरती आ रही है। जो आरोप लग रहे हैं कि ये सरकार बचाने के लिए ये बजट पेश किया गया है, यानी सरकार बचाने वाला बजट है, ये आरोप उस पर लग रहे हैं और इसको लेकर के कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी ओर जिन पर यह आरोप लग रहा है कि इन राज्यों को फायदा हुआ है, उनकी तरफ से भी कोई सरकार बचाने की अब ऐसी गारंटी नहीं है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी जो है वो इससे बहुत खुश नहीं दिखाई पड़ रही है। उसकी मांग कहीं ज्यादा थी लेकिन उसको मिला है बजट में सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए और कोई बजट को लेकर के कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक प्रतिक्रिया भी तेलुगु देशम पार्टी की ओर से नहीं आई है। तो बजट पर जो सरकार घिरी हुई है और सरकार बचाने में मोदी लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी, उसी की वजह से बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सहूलियतें दी गई हैं, ये बड़ा आरोप है। लगातार उसको लेकर के कल संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन हुआ, संसद भवन के भीतर भी उसको लेकर के काफ़ी विरोध जताया गया, नोकझोंक भी हुई सरकार स्पीकर के साथ और विपक्षी दलों के सांसदों के साथ, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ। और इस पर अभी भी पूरी जो है हंगामे के और वाद विवाद की संभावना है, क्योंकि सरकार के पास विपक्ष को संतुष्ट करने का कोई तरीका दिख नहीं रहा है। और यह आरोप बड़ा है चूंकि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ 2 राज्यों के लिए किया गया है। तो इसको लेकर के संसद में एक काफी जो सरकार के खिलाफ विरोध का माहौल बन रहा है, वो सरकार को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। और संसद के भीतर और बाहर लगातार विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं, नेता हैं, जब वो ये बयान दे रहे हैं कि ये सरकार बहुत ही अस्थिर है, रुकने वाली नहीं है, जाने वाली है, कुर्सी की बेल्ट बांध लें और कुछ भी हो सकता है, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि सरकार एक तरफ बचाने के लिए तो 2 राज्यों को उसने बड़ी सहूलियत दे दी, विपक्ष का आरोप तो है ही, और जिनकी वजह से बच रही, जिनको खुश करने के लिए बजट में बाकायदा उल्लेख किया गया, वो भी उससे बहुत खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। विशेष तौर पर अगर हम बात करें कि तेलुगु देशम पार्टी की, आंध्र प्रदेश की, ये बिल्कुल समीर जी आपने सही बात कही कि एक तरफ तो विपक्ष ये कह रहा है कि सारा बजट उठा करके 2 राज्यों को दे दिया गया और उन 2 राज्यों में भी उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है कि जिस तरीके से हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नीतीश कुमार हालांकि ऊपरी मन से कह रहे हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उससे बिहार तो संतुष्ट नहीं है और बिहार के लोग संतुष्ट नहीं है। पप्पू यादव ने जो पहली प्रतिक्रिया दी थी इस बजट को लेकर के, उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारा जो अगर 2.5 करोड़ लोग जो हैं बाहर जा कर के नौकरी कर रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपया हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी शिक्षा पे बाहर जा कर के खर्च कर रहे हैं, तो अगर यहाँ केंद्रीय विद्यालय होता, यहाँ शिक्षा की सुविधा होती, यहाँ रोजगार होता, तो ये राज्य के विकास के लिए पैसा खर्च होता जो राज्य से दूसरे राज्यों को जा रहा है। इसी तरीके से समझ लीजिए दोहन तो होता है बिहार जैसे राज्यों का, और लेकिन उससे फलते फूलते क्या है गुजरात और मुंबई उसके फल, यानी आप व्यापार करेंगे बिहार में और कॉर्पोरेट कार्यालय आपका होगा मुंबई या अहमदाबाद में, टैक्स देंगे आप मुंबई या अहमदाबाद को और व्यापार करेंगे आप बिहार में,
तो ये जो विसंगतियां, उन विसंगतियों को लेकर के था और नीतीश कुमार लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। और पहले तो उनका कल वीडियो भी बहुत वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि ये अब पूरी प्रण के साथ और पूरी शक्ति के साथ ऐसे हाथ कर करके नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम लेकर के रहेंगे विशेष राज्य का दर्जा। अब उस पर सवाल उठ रहे हैं कि कहाँ गया आपका विशेष राज्य का दर्जा। और जैसे हमने बताया उसमें अब थोड़ी देर पहले कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो ये आरोप लग रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी खुश नहीं है, चंद्रबाबू नायडू भी खुश नहीं है और विपक्ष भी खुश नहीं है। विपक्ष कह रहा है कुर्सी बचाओ बजट है, और जो लोग कुर्सी बचा रहे हैं वो कह रहे हैं कुर्सी तो मोदी जी बच गई, लेकिन हमको क्या मिला, राज्य को क्या मिला, तो वो मिला नीलबटे सन्नाटा। तो ये मतलब बहुत चतुराई के साथ जो बजट तैयार किया गया है, उस बजट में झुंझुना तो पकड़ा दिया है बिहार को, आंध्र प्रदेश को, बाकी लोगों के हाथ में झुंझुना भी नहीं आया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कल जो थे राज्यसभा में यही कह रहे थे समीर जी कि बाकी राज्यों को तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब 2 राज्यों की थाली में तो पकौड़ा और जलेबी है और बाकी की थाली सूखी है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो आरोप है कि विपक्षी दलों की पार्टियां जहां जिन राज्यों में शासन कर रही हैं उनकी सरकारें हैं, उनको कुछ नहीं दिया गया, बहुत ही असंतुलित बजट है, संतुलन का राज्यों के साथ बीच में संतुलन बैठाने का ध्यान नहीं रखा गया है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर भी कोई बहुत वो ध्यान नहीं रखा गया है जिससे महंगाई कम हो, बेरोजगारी जो है वो कम हो, रोजगार लोगों को मिले। सरकार ने इंटर्नशिप और तमाम योजनाएं नई यहां पर चालू की हैं, लेकिन आरोप बड़े ये भी लग रहे हैं कि ये सब इनडायरेक्टली कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि जिनको आप इंटर्नशिप देंगे कोई ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये आप उनको रोजगार दे रहे हैं या फिर उनको आगे की नौकरी के लिए ये कोई आश्वासन हो या कोई भरोसा हो। और जबकि सरकार उन्हें क्या करेगी कि आंकड़ों में अपने गिन लेगी कि हाँ हमने इतने लोगों को रोजगार देने में मदद की है या उनको रोजगार दिलाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पहला ही बजट आम बजट है इस तीसरी एनडीए सरकार का, जिसको एनडीए 3 कहा जा रहा है, उसको लेकर के काफ़ी यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है और राज्यों की तरफ से बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं। गैर एनडीए शासित राज्य हैं, उन लोगों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है। 27 जुलाई को शनिवार को ये नीति आयोग की बैठक होनी है नई दिल्ली में। उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अब साफ कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं ही नहीं, उनकी जो हिरासत की अवधि है वो 8 अगस्त तक बढ़ गई है। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इनके मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पर कहा है कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। और यानी संसद के भीतर और संसद के बाहर बजट को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। चेन्नई में सीपीआईएम जो है इसके खिलाफ, बजट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बजट सरकार के लिए मुसीबतों वाला बनता चला जा रहा है। एक तरफ सरकार बचाने के लिए 2 राज्यों को सरकार ने विशेष प्रावधान कर दिए और दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि यह भेदभाव किया गया और जिनके लिए विशेष प्रावधान किए गए वो खुद भी खुश नहीं है। तो सरकार अब इसमें कैसे किस तरीके से इसका बचाव करती है, उसको बजट भी पारित करवाना है, सरकार भी बचानी है और उसके बाद विपक्ष को भी खुश करना है। दूसरे जिनकी बदौलत वो चल रहे हैं अब उनको कैसे खुश करेंगे। खास तौर से तेलुगु देशम पार्टी को 1 लाख करोड़ रुपए की उनकी उस तरह की योजनाएं जिनके लिए उनकी अपेक्षा थी कि वो उनके बजट में एलोकेट किया जाए, और पहले अड़े हुए थे कि स्पीकर का पद वो लेंगे अगर उनके 16 अपने सांसदों का समर्थन दे रहे हैं। स्पीकर का पद नहीं लिया तो माना गया कि विशेष राज्य का दर्जा चूंकि आंध्र प्रदेश के लिए लेना चाह रहे थे, शायद वो मिल जाए, वो भी नहीं मिला। और 15,000 करोड़ का पैकेज उनको अगर केवल दिया गया है तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा है और ये वो कैसे स्वीकार कर पाएंगे, इसको लेकर के मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा तनाव में होंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री तनाव में होंगे निश्चित तौर पर। प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया समीर जी सदन शुरू होने से पहले, वो साफ जाहिर करता था कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा तनाव में हैं और चूंकि उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक विपक्ष ने उनका गला घोटा, ये उनका आरोप था प्रधानमंत्री का। तो जो प्रधानमंत्री अभी तक 56 इंच की छाती थी जिनकी, जो एक अकेले सब पे भारी थे, अगर वो इस स्थिति में पहुंच जाए तो साफ समझा सकता है कि वो कुर्सी बचाने की में जुटे हुए हैं और कुर्सी बचाने में आगे बढ़ते हुए उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को थोड़ा बजट में ज़्यादा ध्यान रखा है। ये तो साफ समझ में आ रहा है समीर जी। लेकिन अब वो इससे भी बिहार और आंध्र प्रदेश अगर खुश
खुश नहीं हैं तो फिर कैसे खुश होंगे, ये देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की मांग बहुत पुरानी है। और देखिए, जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था उसमें केंद्र सरकार के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां थीं और वो जिम्मेदारियां केंद्र को पूरा करनी थी। इत्तेफाक की बात यह है कि आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए, उसके तुरंत बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। जो विशेष पैकेज दिया जाना था वो भी नहीं दिया। तो ये उसके वायदों में शामिल था उस पुनर्गठन विधेयक के। और जब इसको लेकर बात चल रही थी तो जयराम रमेश ने बाकायदा ट्वीट करके सारी चीज़ें बताई थी कि उस पुनर्गठन विधेयक में क्या क्या था और केंद्र की क्या जिम्मेदारियां थीं जो कि केंद्र को पूरा करनी थी, वो नहीं किया। और चंद्रबाबू नायडू 2018 में जब अलग हुए एनडीए से, उस समय भी उनका आरोप यह था कि जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है उसके तहत जो केंद्र की जिम्मेदारियां थी वो केंद्र सरकार ने पूरी नहीं की हैं और भारतीय जनता पार्टी हमको एक तरीके से कहा जाए वो निगलेक्ट कर रही है आंध्र प्रदेश को और राज्य के विकास के लिए ध्यान नहीं दे रही। तो इसके बाद चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए थे एनडीए से। उसके बाद फिर अब जाकर के शामिल हुए लोकसभा चुनाव से पहले, और फिर बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि उनकी वाई एस शर्मिला के साथ भी बातचीत चल रही है, शायद इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में नहीं आया। पता नहीं क्या दिक्कतें थी जो एनडीए के साथ गए। ये समझा जाता है कि पेगासस जो है उनके पुत्र के फ़ोन में था, उनको लेकर के जो नारा लोकेश उन्होंने मांग भी की कि इसकी जाँच कराई जाए। चुनाव नतीजे आने के बाद उनकी मांग थी पेगासस की जांच कराई जाए, उनके फ़ोन में पेगासस आई उन्होंने मांगी। तो हो सकता है पेगासस के जरिए कुछ चीज़ें पकड़ ली गई हों और फिर वो दबाव डाले गए हों चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। जब अनिल देशमुख ये आरोप लगा सकते हैं कि उनसे हलफनामे पर दस्तखत कराने के लिए दबाव डाला गया, तो जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार भी कहा जा रहा है कि जो उनके बहुत करीबी IAS अधिकारी हैं उनके ईडी ने जो छापेमारी की है तो उसकी वजह से भी ये उनके ऊपर दबाव है कि वो सरकार का भी समर्थन। हाँ, तो इस तरीके के बहुत से दबाव हो सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के ऊपर रहे हों। तो ये तो अब कोई जांच होगी, निष्पक्ष संस्था इसकी जांच करेगी तभी मामले सामने आएंगे। अब पता नहीं कह सकते कि अभी है कि क्या नहीं है। तो लेकिन ये कुल मिलाकर के ये जो है सारा मसला जो चल रहा है इसमें साफ समझा जा सकता है कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। उधर विपक्ष जो है वो दबाव बना रहा है, चंद्रबाबू नायडू भी दबाव बना रहे हैं, नीतीश कुमार भी दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं और कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं। ये तो समझिए साफ तौर पे समझ में आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा में कुछ कहने हो सकता है। हाँ, ये तो और गठबंधन सरकार चलाने की यही बहुत बड़ी चुनौती होती है, पिछली सरकारों में भी देखा। एक बार फिर से रुख करते हैं अगर लोकसभा का, जिसमें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो में दी गई है, इनके हितों से जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो CAPF हैं ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन फोर्सेस के लिए केवल 60 दिन का अवकाश दिया जा रहा है, 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए और हर राज्य में सैनिक बोर्ड की तर्ज पे अर्ध सैनिक बोर्ड का गठन हो। हरियाणा राज्य के साथ साथ हर राज्य में अर्ध सैनिक बोर्ड का गठन हो ताकि इन कर्मियों के लिए इनके हितों को सुरक्षा की जाए। माननीय सदस्य राधेश्याम राठिया जी। तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रोहतक से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, ओल्ड पेंशन स्कीम्स का, और चूंकि अर्धसैनिक बलों के लिए उसको लागू किया जाए, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर ये आरोप लगे हैं कि इन्होंने जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको बंद कर दिया, नई इसको लेकर के काफ़ी जगहों पर आंदोलन भी चले, सैनिकों में, अर्धसैनिकों में मांग की गई है, उसके अलावा सरकारी कर्मचारियों में भी। और जब पिछले दिनों कुछ राज्यों में चुनाव में कांग्रेस पार्टी लौट करके
आई थी तो उसने इसको लागू भी किया। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अक्सर घिरी रहती है और ये बड़ा मुद्दा है। मुझे लग रहा है कि एक अब विपक्ष इस तरह के तमाम मुद्दों को ढूंढ करके ला रहा है जिस पर पहले तो सरकार कोई भी बयान दे करके या उससे अलग हट करके चली जाती थी, लेकिन अब जबकि वो खुद अल्पमत में है तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो उसको और ज़्यादा परेशान करने वाले होंगे। निश्चित तौर पे ये काफ़ी परेशान करने वाले होंगे और बहुत गंभीर विषय जो है वो उठाया दीपेंद्र हुड्डा ने और अर्धसैनिक बलों की समस्याओं को लेकर के उनको जैसे बताया कि भाई 100 दिन के अवकाश का वायदा होम मिनिस्टर ने किया था, लेकिन वो 60 दिन का ही अवकाश दिया जा रहा है। दूसरा समझिए कि अर्धसैनिक बलों के ऊपर देखिए बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको आंतरिक सुरक्षा में भी इस्तेमाल किया जाता है और बॉर्डर पर भी उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है, दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। यानी काम आप उनसे सैनिकों का भी लेते हैं और पुलिस का भी लेते हैं, दोनों का काम लेते हैं, लेकिन सुविधाएं आप ना तो उनको पुलिस वाली देते हैं और ना सैनिकों वाली देते हैं। तो ये एक गंभीर प्रश्न था और मुझे लगता है समीर जी कि ये चूँकि हरियाणा से आते हैं दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा वीर जवानों की धरती कही जाती है और सैन्य बलों में और अर्धसैन्य बलों में हरियाणा के लोग बहुत हैं, उसमें जाते हैं। तो ये हरियाणा क्या चुनाव भी चूँकि नज़दीक है तो उसके लिहाज से भी दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत गंभीर मसला उठाया है और ये जो संबोधित किया है ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा साबित हो सकता है। दीपेंद्र हुड्डा का उठाया हुआ ये मसला और ये गंभीर मसला है, इस पर सरकार बुरी तरीके से घिरती हुई नज़र आती है। चूँकि अभी गृहमंत्री ने खुद जब कहा था, आश्वासन दिया था कि 100 दिन का अवकाश दिया जाएगा, तो दीपेंद्र हुड्डा यही मांग कर रहे हैं कि 100 दिन का अवकाश अर्धसैन्य बलों को दिया जाए। याद दिला रहे हैं कि आपका ही वादा था, ये किसी और की सरकार का या किसी और पार्टी के गृहमंत्री का या वादा नहीं था। और ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर कि जो आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, कि सरकार बचाओ बजट है। और अब ये इस तरह से जो मुद्दे लगातार संसद में उठ रहे हैं उनके ज़रिए आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ भी बीजेपी के सामने परेशानियाँ आने वाली हैं। इन मुद्दों को लेकर के ये मुद्दे, वहाँ के चुनावी मुद्दे निश्चित तौर पर बनेंगे। जैसा कि अमलेंदु जी बता रहे थे कि हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग जो है वो सेना में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में, इनमें हैं और दिल्ली पुलिस में भी हैं। तो इसको लेकर के वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा, वहाँ के लोगों में एक बड़ा मुद्दा ये रहता भी है। तो उसमें अर्धसैनिक बलों में जो पेंशन का मुद्दा और छुट्टियों का मुद्दा है उसका जिक्र किया, उसको उठाया दीपेंद्र हुड्डा ने और गृह मंत्री को याद दिलाया कि 100 दिन की छुट्टी देने का वादा आपने किया था लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। और इधर वो बजट पर घिरी हुई है सरकार संसद के भीतर। उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो दूसरे राज्यों को जहाँ पर बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है वहां वो भेदभाव कर रही है उन सरकारों के साथ। नीति आयोग के ऊपर भी ये आरोप लगते हैं कि उन सरकारों के साथ वो भेदभाव करता है आयोग। इसीलिए 27 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है नीति आयोग की, उसमें गैर एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने जाने से मना कर दिया है, उसका बहिष्कार किया है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को परेशानी में डालने वाली हैं। सरकार बचाओ बजट कहा जा रहा है, तो क्या सरकार वास्तव में अपने को बचाने के लिए ही इस तरह के ये काम कर रही है? ये इसके लिए सरकार क्या जवाब देगी उसका हम लोग यहाँ बजट ये पार्लियामेंट में इंतज़ार करेंगे कि वित्त मंत्री क्या कह रही हैं विपक्ष के आरोपों पर, उसके बाद प्रधानमंत्री क्या कहेंगे विपक्ष के आरोपों पर, और विपक्षी सांसदों का जो कुछ भी कहना होगा विपक्ष को लेकर के उनकी जो रिएक्शंस हैं। हालांकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उनकी संसद भवन के बाहर, जो संसद के परिसर के भीतर उन्होंने जो कही हैं सदन के बाहर, वो हमने देखा है कि वो विपक्ष से बिल्कुल पूरी तरीके से नाखुश हैं। ये अलग बात है कि सरकार की ओर से उसे ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उसको ऐतिहासिक बताया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस मायने में वो ऐतिहासिक है। जिस एक नई बात का जो विपक्ष जिक्र कर रहा है कि सरकार बचाने के लिए किया गया, क्या उसी के आधार पर इसको ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं? क्योंकि बाकी चीज़ें तो और तो सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसी कि बजट में होती हैं। हाँ, निश्चित तौर पे ऐतिहासिक बजट है और इसी मायने में ऐतिहासिक है बजट कि ये इतिहास बनाया गया कि सरकार बचाने के लिए जो है वो बजट लाया गया, तो ऐतिहासिक तो हो ही जाएगा। तो ये ऐतिहासिक समझा जा सकता है। तो विपक्ष का जो आरोप है कि सरकार बचाने के लिए कुर्सी बचाओ बजट है, कुर्सी बचाओ बजट है, तो ये कुर्सी बचाओ बजट है। तो अब ये विपक्ष का आरोप है और सरकार उसको साबित कर रही है कि ये आरोप सच है। तो अब ये बजट है कुर्सी बचाने के लिए नहीं, ये तो
वित्त मंत्री जाने और प्रधानमंत्री जाने है कि नहीं है, लेकिन आभास यही जा रहा है। और समीर जी देखिए, बात यह है कि जनता अगर समझने लग जाए कि ये राजनीति किस दिशा में जा रही है, वो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति होती है। और सरकार इस शर्मनाक स्थिति में पहुंच गई है कि जनता समझ रही है कि ये कुर्सी बचाने के लिए बजट लाया गया है। जनता के हाथ में कुछ नहीं है, जनता के हाथ खाली हैं, राज्यों के हाथ खाली हैं। केवल 2 राज्यों को, वो भी उन राज्यों को दिया गया है जहाँ से आपको बचाने के लिए। अब भी कह रहे हैं कि सफिशिएंट नहीं है, जो हमारी मांग थी वो उतना नहीं मिला है, उतना नहीं मिला है, बहुत कम मिला है। और आंध्र प्रदेश तो बहुत ज़्यादा है उसमें है कि भाई बिहार को तब भी आपने चलिए 58,000 करोड़ की योजनाएं दे दी, आंध्र प्रदेश को तो केवल आपने 15,000 करोड़ रुपया ही दिया है, वो भी राजधानी बनाने के लिए। 15,000 करोड़ में राजधानी क्या, संसद में उसका विधानसभा वही नहीं बन पाएगी। तो ये जिस तरीके से सब चीज़ें हैं, तो ये इसको लेकर मुझे लगता है कि असंतोष भी उनके सहयोगी दलों में भी है, बीजेपी के सहयोगी दलों में, और विपक्ष हमलावर है। तो प्रधानमंत्री कुर्सी बचाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास के तहत वो सफल हो पाते नहीं हो पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा समीर। और इस बीच में जिस तरह से हम लोग महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हैं, या फिर हम लोगों ने कल देखा कि जगन मोहन रेड्डी जो YSRCP के नेता हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आए हुए थे, उनकी पार्टी कर रही थी राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ। वहाँ अखिलेश यादव का जाना और उनके साथ बातचीत करना, उसके बाद वो उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि राजनीति जो है वो कई करवट ले रही है इस समय। बिल्कुल, राजनीति कई करवट ले रही है और कई राज्यों में करवट ले रही है। कई राज्यों में करवट। अब इधर उत्तर प्रदेश में खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य ने शायद कोई चिट्ठी लिख दी थी। मुझे लगता है अविनाश जी इस विषय में कुछ बताएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य का मसला क्या है योगी आदित्यनाथ के साथ में। एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश। वहाँ तो लगातार ये डेवलपमेंट हो रहे हैं कि वहाँ जो OBC समुदाय के नेता हैं, अपनी पार्टियों के सहयोगी दलों के, ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य की बैठक हो रही है। और कैबिनेट मंत्री हैं दोनों, एक तो केशव प्रसाद मौर्य तो डिप्टी CM है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट बैठक में ये लोग नहीं गए, लेकिन आपस में बैठ के कर रहे हैं। जी अविनाश बताएं। हाँ, ये तो वहाँ चल रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ बैठक बुलाते हैं तो उसमें दोनों डिप्टी CM नहीं जाते हैं, और जब संगठन की बैठक होती है वहाँ दोनों डिप्टी CM पहुँचते हैं तो वहाँ योगी आदित्यनाथ नहीं दिखाई देते हैं। तो टकराव तो चल रहा है। और इस बीच एक खबर ये भी आई थी, कुछ खबर क्या आई थी, केशव मौर्य ने चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ को, और उनके विभाग में जो कर्मचारी हैं उनकी स्थिति के बारे में पूछा गया था कि आपके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें से किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, मतलब आरक्षण के जो काम आरक्षण कैटेगरी कितने लोग हैं। तो उसका उनको जवाब मिला है कि करीब 675 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 525 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो OBC और ST और SC वर्ग के हैं। तो मामला ये नहीं है कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, बात ये है कि ये सब चीज़ें तो केशव मौर्य बड़े आसानी से जानकारी हासिल कर सकते थे, या कोई RTI लगा देता था, वो उसमें भी जानकारी मिल जाती। लेकिन एक डिप्टी CM को CM के कार्यालय में कौन कर्मचारी काम कर रहा है, इसकी जानकारी हासिल करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? ये केशव मौर्य क्या बताना चाह रहे थे? वही आपको याद होगा कि अनुप्रिया पटेल ने भी कि आरक्षण नीति कैसे फॉलो की जाए। अच्छा नहीं, और इससे ज़्यादा ये है कि अभी उनके 2 चित्र जो वायरल हुए हैं OBC नेताओं से मिल रहे हैं जो सहयोगी दलों के हैं, यानी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, दोनों से मिल रहे हैं। तो आखिर ये क्या मामला है? मतलब क्या ऊपर से कुछ आदेश मिला है इस तरीके का कि कुछ योगी जी के खिलाफ कोई रणनीति तैयार कर रहा है दिल्ली जो है? क्योंकि अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि दिल्ली वाले जो हैं लखनऊ वालों से नाराज हैं और इसलिए बजट में कुछ नहीं मिला। तो इधर उत्तर प्रदेश को बजट में भी कुछ नहीं मिला, इधर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लौटने के बाद इस तरीके से OBC गोलबंदी कर रहे हैं। तो ये सब चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में? हाँ, वो खाली सहयोगी दलों के नेताओं से नहीं बात कर रहे हैं, वो BJP के अंदर जो OBC नेता हैं केशव मौर्य उनसे भी मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले दारा सिंह चौहान से उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। दारा सिंह चौहान भी BJP के ही नेता हैं। तो ये केशव मौर्य इस समय जो OBC नेता है BJP के अंदर हैं, उनको एकजुट कर रहे हैं। क्योंकि जो एक तो सबसे बड़ी बात ये, जो लोकसभा चुनाव के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये बताया गया कि OBC वर्ग इस बार BJP से दूर हटा हुआ है, चाहे OBC हो चाहे दलित हो। तो केशव मौर्य इस चीज़ को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि योगी आदित्यनाथ, ये सबको पता है कि किसके इशारे पर योगी के खिलाफ जो चल रहा है मामला BJP के अंदर, कि योगी को हटाना है, मोदी को बचाना है। क्योंकि ये UP में जो BJP की हार हुई है, हार में सबको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ का उसमें क्या रोल था और मोदी का क्या रोल था, क्योंकि पूरा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया कि टिकट वितरण भी उन्हीं के हिसाब से हुआ, राज्य सरकार की कोई पूछताछ नहीं की गई। और उसके बाद जब हार मिली है तो फिर उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी जा रही है। तो अब इस मामले में भी केंद्र की जो, और उसमें भी मोहरे बनाए जा रहे हैं जो OBC समुदाय के नेता हैं। और ये भी आप देखिए कि जो योगी आदित्यनाथ का खेमा है उसकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है
कि ये जो जितने भी नेता हैं, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, इनका अपना जो जनाधार है वो किस तरह से है कि अपना विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा में जो अपना ज़िला है उसको नहीं जिता पाए, और जहां इन्होंने टिकट अपने ख़ास लोगों को दिलवाया वो नहीं जिता पाए, और दूसरे जो सहयोगी दलों के नेता हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि ये उनके खेमे की तरफ से ये बातें बताई जा रही हैं कि अकेले दम पर ये एक भी सीट जीतने की हैसियत नहीं रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है कि ओबीसी नेताओं को एक बैकिंग मिल रही है केंद्र की ओर से, और इधर पूरा का मुख्यमंत्री का खेमा जो है सक्रिय हो गया है। हाँ बिल्कुल, इस समय तो सबसे बड़ी सबकी नज़र वो यूपी को लेकर ही टिकी हुई है, क्योंकि यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। केशव मौर्य की बात है कि जो फूलपुर से आते हैं, फूलपुर की सीट भी हार गए, विधानसभा चुनाव तो खुद हारे ही थे। फूलपुर की सीट तो वो जीते हैं इस बार, लेकिन वो कौशाम्बी की जो उनका जिला जहां वो सीट हार गए, इलाहाबाद। हाँ फूलपुर, हाँ एक्चुअल में क्या वहाँ इलाहाबाद में 2 सीटें हैं, ये फूलपुर है, इलाहाबाद है। इलाहाबाद की सीट हार गए हैं, उसके बाद कौशाम्बी के रहने वाले हैं, कौशाम्बी की सीट भी हार गए हैं, और वहाँ आसपास की जितनी भी सीटें हैं, मैक्सिमम सीटें वहाँ इंडिया गठबंधन को मिली हैं। तो केशव मौर्य पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि भाई आप अपनी पहले तो ये दिखाइए कि आप कितने लोकप्रिय हैं, लेकिन केशव मौर्य को जो पूरा समर्थन मिला हुआ है वो दिल्ली से मिला हुआ है, और वही उनकी ताकत है। इसीलिए केशव मौर्य जो सरकार की तरफ से जो बैठक बुलाई जा रही है, राज्य सरकार की बैठक, उसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल में कुछ दिनों पहले प्रयागराज में एक कार्यक्रम भी हुआ था, एक कार्यक्रम निजी कार्यक्रम था जिसमें योगी आदित्यनाथ को भी पहुंचना था, केशव मौर्य को भी पहुंचना था। केशव मौर्य पहले पहुंचे हैं, और जैसे ही उनको खबर लगी कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, वो कार्यक्रम छोड़ के निकल गए हैं। तो ये बिल्कुल राज्यों, अभी अमलेंदु जी कह रहे हैं कि राजनीति जो है कई राज्यों में अलग अलग करवटें ले रही है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अलग अलग करवटें ले रही है। और अभी की स्थिति ये है कि संसद में, पार्लियामेंट में बजट को लेकर के सरकार जिस तरह से घिरी है, विपक्ष उस पर हावी होता दिखाई पड़ रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए ये बजट लाया गया है, या इस बजट में इसको कुर्सी बचाओ बजट जो कहा जा रहा है, इसको लेकर के एक बड़ी विकट स्थिति जो है वो सरकार के सामने दिखाई पड़ रही है, और सरकार घिरी पूरी तरह से नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, सरकार ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई नज़र आ रही है समीर जी, और सरकार बचाव करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आज सुबह जो वक्तव्य था संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का, तो उनका जो वक्तव्य था वो ये था कि सदन को शांति से चलना चाहिए, प्रधानमंत्री को जनादेश मिला है, अपने आप चुन के नहीं आ गए हैं। इस तरीके की बातें जो है ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में है, और विपक्ष ने दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, और ये दबाव काम भी कर रहा है। मतलब बढ़ा, एक तो ये होता है कि विपक्ष ने दबाव बढ़ाया, और दबाव तो बढ़ाया ही है, और ये कह करके विपक्षी नेता और ज़्यादा थोड़ा आशंकित कर दे रहे हैं कि ये सरकार नहीं रहेगी, कुर्सी की पेटियां बांध लो, पता नहीं क्या धमाका होने वाला है। ये सारी बातें संसद के भीतर कही जा रही है। अच्छा, और जो नए समीकरण बन रहे हैं समीर जी, आप देखिए कि कल जो आपने अभी चर्चा किया था कि अखिलेश यादव और संजय राउत जा करके मिलते हैं जगन मोहन रेड्डी से। जगन मोहन रेड्डी के 11 सांसद हैं राज्यसभा में, और वो अगर इधर आ जाते हैं तो आप समझिए कि उस बार राज्यसभा में स्थिति क्या होगी सरकार की। एक भी बिल पास कराना मुश्किल हो जाएगा, लोकसभा से तो पास होकर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा राज्यसभा में। तो यानी सरकार जो है एक तरीके से वो पेंडुलम की स्थिति में है, डामाडोल स्थिति में है निश्चित तौर पे। और विपक्ष जो कह रहा है, अखिलेश यादव ने जो कहा, लालू प्रसाद यादव ने जो कहा, ममता बनर्जी जो कह रही हैं, वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि सरकार बहुत डामाडोल स्थिति में है। नरेंद्र मोदी भले ही कहते रहे कि ये 2029 में अब राजनीति की जाएगी, देश के लिए काम किया जाएगा, लेकिन देश भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए काम नहीं करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, और पार्टी से ज़्यादा अपने लिए काम करते हैं, ये देश भी देख रहा है। तो अब चर्चाएं जो होंगी वो देखेंगे, अब सदन में जब चर्चा होगी इसको बजट को लेकर के, तो देखते हैं उसमें क्या क्या चर्चाएं होती हैं और किस तरीके से सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं समीर जी। और चौथा दिन है, और बजट पेश करने के बाद से ही ये आरोप लगते रहे कि ये गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है इसमें, और गैर एनडीए शासित जो राज्य हैं उनको तवज्जो नहीं दी गई, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया बजट में। जबकि जो राज्य ऐसे हैं जहां पर कि सहयोगी दलों की सरकारें हैं, और उन सहयोगी दलों की जिनका की सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका है, जिनके पास सांसद हैं पर्याप्त मात्रा में, उनको खास तवज्जो दी गई। और उसमें भी बिहार और आंध्र प्रदेश। बिहार में जेडीयू